The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 136 में आपका स्वागत है। और पिछले 135 दिनों से जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया, जिस तरह से लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, अपने फोन के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जिस तरह से हमारा उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए हम आपके आभारी। आपकी ही ऊर्जा, आपका जो फीडबैक है, उसी से शो आगे बढ़ता है, उसी से हमें हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है। तो हम आप सबको सलाम करते हैं कि आप इतने मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। और आज 136वें दिन हम उड़ीसा में प्रवेश कर रहे हैं, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। और आज हमारे साथ एक बहुत ही युवा और ऊर्जावान शिक्षक हैं, जो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं और वो पूरी उड़ीसा में चर्चित हैं करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए। और वो काउंसलिंग बच्चों की भी करते हैं, उनके माता पिता के भी करते हैं, और कभी कभी आपके और हमारे जैसे शिक्षकों की भी कर लेते हैं। तो उनकी उम्र पर मत जाइएगा, उनके चेहरे के भोलेपन पर मत जाइएगा। वो दिखने के बहुत छोटे और भोले लगते हैं, लेकिन बहुत गंभीर इंसान है। और इसके अलावा वो बहुत सारे काम करते हैं, पत्रिका निकालते हैं शिक्षा को लेकर के, ज्ञान प्रकाश नाम की। वो हर साल एक बहुत बड़ा सम्मेलन उड़ीसा में करते हैं, जिसमें देश भर के शिक्षाविदों को, विद्वानों को वो बुलाते हैं, उनसे आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं, बातचीत सुनते हैं। और पिछले अप्रैल में और उससे पहले साल के अप्रैल में मैं भी उसमें जाने वाला था, लेकिन ये न थी हमारी किस्मत की विशाल है यार होता। अगर और जीते रहते ये इंतजार होता। तो वो इंतजार अभी तक हमारा बना हुआ है, गालिब साहब के शेर की तरह से। तो मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज के मेहमान और इस शो में जुड़ रहे ज्ञान प्रकाश सतपथी जी का। और साथ में स्वागत कर रहा हूँ हमारे साथ दिल्ली से सीसीआरटी के पूर्व निदेशक गिरीशन जोशी जी का, मुकेश प्रसाद बहुगुणा सर का, ऋषिकेश सर। नमस्कार सर, आप सबका स्वागत है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज तो जगन्नाथ की धरती से जी। ज्ञान प्रकाश जी, आवाज आ रही है ज्ञानचंद जी? न सिर्फ जगन्नाथ की धरती है बल्कि सूर्य मंदिर की धरती भी है। जय जगन्नाथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जय जगन्नाथ। तो ज्ञानचंद जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शो का जो पहला सेगमेंट है वो है सवाल जवाब का सेगमेंट, और जिसमें एक बहुत छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा सवाल जोशी सर पूछते हैं, उसका जवाब जो है हमारे दर्शक देते हैं। और जो दर्शक सबसे पहले उसका जवाब देते हैं, उनको हम एक माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी के सौजन्य से एक गिफ्ट वाउचर, एक चश्मा 1000 रुपए का भिजवाते हैं, जो कि चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है और आंखों की रक्षा करता है।
तो हम माय ऑप्टिकल्स के आभारी हैं और जोशी सर के भी आभारी हैं कि वो आज का सवाल पढ़ेंगे। वो उससे पहले ही जवाब दे दिया रजनीकांत शुक्ल जी ने। चलिए मैं पढ़ देता हूँ प्रश्न। वह प्रसिद्ध इस्लामिक इमारत कौन सी है जिसे बेगम साहिबा को दफनाने के लिए बनाया गया, परंतु बाद में बनवाने वाले को भी बेगम साहिबा की कब्र के पास दफन किया गया, और यह उन साहब के नाम से ही जानी जाती है। जी, अंग्रेजी में भी ये सवाल एक बार इंग्लिश में भी कर देते हैं। नेम द इस्लामिक बिल्डिंग विच was mainly constructed to commemorate the demise of the Begum, but later builder was also buried adjacent to his tomb. It is interesting to note that the building is known by the name of the builder rather than the Begum. वाह, तो इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देने वाले को माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक धूप का चश्मा इनाम में दिया जाएगा। सवालों के जवाब आने शुरू हुए हैं, सवाल के जवाब आने। हमारे प्रश्न पढ़ने से पहले ही रजनीकांत शुक्ल जी ने उत्तर इसका कैसे दिया? नहीं, उत्तर तो सर कई लोग दे रहे होंगे। उत्तर ऐसे दे दिया होगा कि मैंने पहले फेसबुक में कमेंट कर दिया था वो। ओके ओके ओके। तो शो शुरू होते ही सवाल आ जाता है लाइव में। अच्छा, आप पढ़ते उसको आप उसको 2 मिनट के बाद पढ़ते हैं। ठीक ठीक। सवालों के जवाब भी आ रहे हैं और मेरा नेटवर्क भी गया। मेरी कोशिश ये रहती है कि शो शुरू होते ही सवाल में डाल दूं ताकि लोग तैयार रहें और उसका जवाब देना शुरू कर दें। ठीक है। तो रजनीकांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जोशी सर ने ये नहीं कहा है कि ये सवाल सही है, तो इसलिए दर्शक ये जवाब सही है। यार तो दर्शकों स्पष्ट इतना जल्दी उन्होंने दिया, मैं क्या कहूँ सही है गलत है। नहीं, रोज ही आते हैं सर और बहुत सारे आते हैं। इसमें अभी फाइनल जो है वो शाम को शो के समापन में होगा। जोशी सर इसका सही जवाब बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। तो आप दर्शकों जवाब देते रहिए। और रजनीकांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अपूर्व पंत जी आज बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, उनके दर्शन हुए हैं। अपूर्व जी की जय हो। और ज्ञान प्रकाश जी को स्वागत कर रहे हैं अपूर्व पंत जी। तो अब हम चलते हैं सीधे बुद्ध उड़ीसा, जहां से ज्ञान प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो कैसा लग रहा है आपको सर? इतने दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, आपसे मुलाकात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स देना चाहता हूं डॉक्टर DN भट्ट सर, देवकीनंदन भट्ट सर और गिरीश सर, जोशी सर। जोशी सर के साथ मेरा तो बातचीत हुआ था वो CCRT का वर्कशॉप में, DRT वर्कशॉप में। और एक्चुअली this teacher show is very effective and praiseworthy work. It is also very hard task and important task also. तो इसलिए मैं रेस्पेक्ट देता हूँ और आभारी हूँ डॉक्टर DN भट्ट सर से और जोशी सर से, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ बोलने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिले हैं। धन्यवाद जी। ज्ञानचंद जी, आपका तो नाम ही ज्ञानचंद है और आप काम भी ज्ञान फैलाने का कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आप इस शो में हैं और आप जैसे युवा साथियों से हम सबको ऊर्जा मिलती है, हम सबको हौसला मिलता है, हम सबको नई उमंग मिलती है। हालांकि बहुगुणा जी आपसे ज्यादा युवा है, लेकिन आजकल बहुगुणा जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा अभी उतनी ऊर्जा हमें नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए हम जो है आज आपसे ऊर्जा लेंगे। तो बहुगुणा जी उड़ीसा में कहाँ रहे आप, पहले ये बताइए। उड़ीसा में पुरी रहा हूँ, कोणार्क में जहाँ सूर्य मंदिर है आपका वहां रहा हूँ, रामबन में जो सूर्य मंदिर से समुद्र के किनारे वहां हमने एक्सरसाइज की है, रामबन का जो जंगल है। वाह, तो हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जहाँ हमारे बहुगुणा जी ने अपने गुण फैलाए हो। एयरफोर्स में जाकर के जहाँ वो नहीं काम उन्होंने किया हो। वेलकम टू आवर जगन्नाथ धाम। बिल्कुल सर, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अब हम सबसे पहले सर आपके पास तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे विषय हैं जिन पर आप काम करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें, हमारे दर्शकों को, मुझे लगता है कि जो आप करियर गाइडेंस और काउंसलिंग का काम करते हैं उस पर बात करना चाहेंगे। तो दर्शकों में आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञान प्रकाश जी जो है प्रोफेशनली करियर काउंसलिंग का काम करते हैं, गाइडेंस का काम करते हैं
और उनका अपना क्लिनिक है। देखिए अभी वो क्लिनिक में बैठे हुए हैं, पीछे आप बैनर देख रहे हैं क्लिनिक का, और उनके पास हर दिन अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है और निर्धारित शुल्क है और वो सरकार की ओर से निर्धारित है। तो सर कैसे कैसे, जोशी सर कुछ पूछ रहे हैं? जी सर। मैं ये कह रहा हूँ, कुछ कह रहे, मेरा नाम ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद सतपथी। सर दरअसल दिक्कत यह है, सर का नाम है ज्ञानचंद सतपथी, लेकिन सर हाँ। जो मैगजीन निकालते हैं उसका नाम है ज्ञान प्रकाश, तो मेरे दिमाग में कई बार मिक्स हो जाता है। ठीक है। तो मैं कई बार ज्ञानचंद के बजाय ज्ञान प्रकाश बोल जाऊंगा, तो उसको आप ज्ञानचंद ही समझिएगा। समझिएगा। अच्छा। जी सतपति ठीक जी, है। बताइए जी। ओके, मैं पहले से शुरू करता हूँ काउंसलिंग के बारे में, एजुकेशनल काउंसलिंग। जी सर, जी जी जी। शिक्षा सर हमको समर्थ बनाता है, और हमको हमारा जो अंदर में जो अंतर्दृष्टि है इसको हमको दिखाता है, और शिक्षा के द्वारा हमारा सामर्थ्य शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा का पारदर्शिता जो होता है, शिक्षा में पारदर्शिता, इसमें मार्गदर्शिका जो काउंसलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब एक बच्चा, एक स्टूडेंट स्कूल को आता है और विद्यालय को आता है, उसका मन में बहुत सारे उत्सुकता, बहुत सारे एंजाइटी रहता है कि कैसे मैं स्कूल जाऊं, कैसे फ्रेंड्स के साथ मिलूं, टीचर के साथ कैसे डील करूं, और थोड़ा बड़ा हो जाने से कैसे, कौन सा करियर में जाऊं, कौन सा करियर करूं, ऐसे बहुत सारे एंजाइटी कुछ उनका मन में आता है। और देखिए, हम जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उनका पेरेंट्स जब सोचते हैं कि जो उनका बच्चा, बड़ा बच्चा आफ्टर +2 को जो हो जाता है, वो सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। लेकिन ये सोच जो पेरेंट्स का होता है, वास्तविक वो सोच बहुत पुराने दिन की, कि उस समय बहुत लॉन्ग एगो, बहुत पुराने दिन में हमारा करियर डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विस था। लेकिन अभी वो सोच बदल गया है, अभी वो ट्रेंड बदल गया है। अभी द वर्ल्ड बिकम चेंजेस ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ट्रेमेंडस चेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अभी बहुत सारे चेंजेस हो गया है। चेंजेस के हिसाब से हमारा जो करियर होता है, वो करियर भी बहुत चेंज हो रहा है। न्यू ट्रेंड आया है, न्यू करियर का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए, अभी इंडिया में 3000 जॉब है, 3000 जॉब है, लेकिन हम कंसंट्रेशन होता है, पहले सोचते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नहीं तो सिविल सर्विस में जाए। कि उनका गलती नहीं है, ये उनका सोच है। लेकिन अभी जो ट्रेंड आया है, अभी जो मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा कि अभी क्या क्या करियर है। ये तो करियर काउंसलिंग के बारे में बताया। और जो काउंसलिंग, ये काउंसलिंग शब्द ये कॉमन वर्ड है, साइकोलॉजी का ये इंपॉर्टेंट गुरुत्व वर्ड है। काउंसलिंग इज ए प्रोसेस। काउंसलिंग बहुत दिन से शुरू हुआ है, काउंसलिंग एक नया चीज नहीं है। ये तृतीय युग, कली युग, तृतीय युग से बहुत लॉन्ग है, बहुत पुराना चीज है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ उस समय से काउंसलिंग चल रहा है। काउंसलिंग थोड़ा नया नहीं है। देखिए, हम देखेंगे रामायण महाभारत देखेंगे, जैसे रामायण में एक कहानी है, जो जब सीता माता को ढूंढने के लिए सब वानर सेना ने पहुंच गए समुद्र के तट पर। उस समय सुग्रीव ने बोले कि मैं उधर समुद्र पार होकर जा पाऊंगा, लेकिन लौट नहीं पाऊंगा। सबको चिंता हो गया कि कैसे जाएंगे समुद्र पार होकर माता सीता को के बारे में संदेश लाने के लिए। सबका मन में उलझन आ गया। उसमें एक बोले कि नहीं, हनुमान जी को बोलेंगे कि हनुमान जी जाकर उधर सीता माता को के बारे में संदेश लाएंगे। जब पूछा गया हनुमान जी को, हनुमान जी ने कम भी घबरा गया, अरे अरे मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लौट नहीं पाऊंगा। इस समय जांबवान ने उनको सुला दिया, उनको काउंसलिंग किया। नहीं नहीं हनुमान जी, आपके साथ बहुत सारे पोटेंशियल है, आपके पास बहुत सारे एनर्जेटिक है, आप ये है वो है, बहुत सारे को मोटिवेशन कर दिया। वो मोटिवेशन जैसे हो गया, वो हनुमान जी ने उनका जो इनर है, जो उनका जो क्वालिटी था, यूनिक क्वालिटी था, वो बढ़ गया। और
वो एक चलन में जाकर पहुंच गए लंका में और सीता माता का खबर लाकर फिर लौट आए। तो ये कहानी है, ये तो बहुत पुरानी कहानी, बहुत सारे काउंसलिंग होता है। और देखिए स्वामी विवेकानंद जी का बात करेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद का गुण, उसका क्वालिटी, उनका यूनिक क्वालिटी को पहचान था, उनके पास था विवेकानंद से उनके पास। लेकिन वो जो काउंसलिंग किए, उसको जानकारी दिए, उनको एंजाइटी को बढ़ाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिए, मोटिवेशनल दिए, तो विवेकानंद जी फेमस हो गए। संत रामदास के विचार करेंगे तो रामदास ने छत्रपति शिवाजी बन गए, सारा वर्ल्ड में फेमस हो गए शिवाजी जी ने। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे घटनाएं हैं। तो इस सब में एक जवाब आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग हमको क्या करता है, सामर्थ्य बनाता है और हमको पोटेंस देता है, देता है, हमको ऊर्जावान बनाता है। जैसा ऊर्जावान बनते हैं, काउंसलिंग हमको ऊर्जावान बनाता है और पर्सनालिटी को ग्रोथ करते हैं और हमारा जो भी समस्या आता है उसको सॉल्व करता है। और एक बात बताना चाहता हूं मैं, काउंसलिंग को हम कॉमन वर्ड बोलते हैं और एक्चुअली इस शब्द को हम भिन्न भिन्न रूप में भिन्न भिन्न का सोच देते हैं। स्थान विशेष से इस शब्द का परिवर्तन हो जाता है, उसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जब मेडिकल और जेई का काउंसलिंग होता है उस समय हम काउंसलिंग बोलते हैं, हम सोचते हैं ये काउंसलिंग, बट ये काउंसलिंग नहीं है। देखिए शिल्पानुष्ठान में, शिक्षानुष्ठान में एक काउंसलर बैठते हैं, जब कोई आता है वो सब क्वेरीज पूछता है, उसका रिलेटेड वो आंसर देते हैं, उसको भी काउंसलर बोलते हैं। लेकिन वो काउंसलर, ये काउंसलिंग बहुत डिफरेंस है, वो कॉमन है, वो जस्ट ग्रेजुएट होगा, वो उसका बारे में बताएगा, काउंसलिंग का क्या मेडिकल काउंसलिंग करेगा, एक छोटा बात है। लेकिन इस काउंसलिंग का शब्द मनोविज्ञान से जुड़ा होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड होता है मनोविज्ञान का। जब हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी का बात करते हैं, काउंसलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मन में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, उसका डिसीजन नहीं ले पाता, मैं क्या करूं वो करूं, कुछ डिसीजन नहीं ले पाता है, ये छोटा या बड़ा सबके लिए काउंसलिंग का निर्णय होता है। उस समय उनका मन उलझन हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, वो क्या करता है, वो काउंसलर के पास आता है। जो आता है, जो काउंसलिंग जिसको किया जाता है उसको बोलते हैं काउंसिली या क्लाइंट। वो जो काउंसलिंग करता है उनको बोलते हैं हम काउंसलर, परामर्शदाता, इसको बोलते हैं परामर्शदाता। ओके, हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को जाएंगे। ये काउंसलिंग का प्रकार भेद क्या है, स्कोप क्या है। काउंसलिंग बहुत सारे होता है। देखिए जैसे इंडस्ट्रियल काउंसलिंग, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मतलब इंडस्ट्रियल काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग, जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में इंडस्ट्री में कैसे डील करा जाएगा, हमारा जो ग्राहक आता है कस्टमर को कैसे डील करा जाएगा, सबऑर्डिनेट को कैसे डील करा जाएगा, इसमें भी काउंसलिंग का रोल आता है। ये होता है इंडस्ट्रियल काउंसलिंग। जैसे हमारा आ गया क्लिनिकल साइकोलॉजी, जैसे मेंटल प्रॉब्लम होता है, मानसिक विकारग्रस्त होते हैं, मेंटल रिटायर्ड आते हैं, इस सबको काउंसलिंग करने के लिए क्लिनिकल काउंसलिंग होता है। सामाजिक जैसे मैरिज काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, फैमिली डिस्प्यूट होता है, ये भी एक काउंसलिंग है। देखिए हम जो देखेंगे मेडिकल में HIV एड्स, HIV के बारे में बताएंगे, वो भी काउंसलिंग है। सोशियोलॉजी कुछ सोशल बारे में बताएंगे, वो भी काउंसलिंग है। काउंसलिंग का रोल बहुत बड़ा है, बहुत स्कोप है सबके। हम जैसे अचार बनाते हैं, घर में बात करते हैं, बड़ी अचार पापड़ जो बनाते हैं, जो बात बीच बीच में लेडीज को लेडीज बात करते हैं, वो भी काउंसलिंग है। लेकिन ये में काउंसलिंग जो होता है एक्चुअली रियल में साइंटिफिकली होना चाहिए। पहले तो था, अभी भी था, वो नया चीज नहीं बताया। लेकिन अभी जो हमारा काउंसलर लोग हैं, काउंसलर पर्सनालिटी हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी उनको साइंटिफिकली पूरा 100% साइंटिफिकली इसको रिसर्च करके काउंसलिंग का पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। अब एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में पास हूं, एनसीईआरटी में बहुत सारे, इग्नो में भी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करता है काउंसलिंग कोर्स। ये काउंसलिंग कोर्स बन गया है, पहले ऐसे बोलते थे, अभी सिस्टमेटिक हो गया है। कैसे टेक्निक है, उसका कोर्स पढ़ना पड़ेगा, टेस्टिंग कैसे होगा और थेरेपी कैसे होगा, इसके बारे में बताऊंगा मैं। टोटल कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो ट्रेंड होता है और काउंसलर बनते हैं।
ओके, तो ये काउंसलिंग का जो इम्पोर्टेंट में बताया, इसमें आ गया एजुकेशनल काउंसलिंग, शिक्षा के रिलेटेड काउंसलिंग, शिक्षा परामर्शदाता का रोल, एजुकेशनल काउंसलर का रोल। व्हाट इज एजुकेशनल काउंसलिंग, ये बारे में बताऊंगा मैं। एजुकेशनल काउंसलिंग जो होता है, ये कंप्लीटली एजुकेशन बेस्ड आ गया है। जैसे हम बायोलॉजिकल देखते हैं, मेडिकल जाने से आई डॉक्टर रहते हैं, डेंटिस्ट रहते हैं, पेडियाट्री रहते हैं, मेडिसिन स्पेशलिस्ट रहते हैं। इसी प्रकार में काउंसलिंग, जैसे हम ऐसे बोल पाएंगे काउंसलिंग, एजुकेशन डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे, इसको काउंसलर बोलते हैं, एजुकेशनल काउंसलर बोलते हैं। इस तरह का रोल वो काउंसलर निभाता है। एजुकेशनल काउंसलिंग में हम भी इस प्रकार का, जैसे बायोलॉजिकल टेस्ट होता है, इधर भी साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है, एजुकेशनल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग करके बाद गाइडेंस आपको काउंसलिंग करना पड़ता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। और देखिए, जो एजुकेशनल काउंसलिंग है, उनका स्कोप के बारे में डिस्कशन करेंगे। एजुकेशनल काउंसलिंग का स्कोप देखिए, पहले आता है इंडिविजुअल काउंसलिंग। नंबर 1, इंडिविजुअल काउंसलिंग क्या होता है? एक बच्चा का, एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल प्रॉब्लम आता है। क्या आता है? देखिए, पढ़ाई करने से भी मन नहीं आता, पढ़ाई में नहीं आता है, याद नहीं रहता है, इंग्लिश मुझे नहीं आ रहा है, मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, जितना भी पढ़ाई कर रहा हूं मुझे नहीं आ रहा है। बहुत सारे इंडिविजुअल प्रॉब्लम आ रहा है। पापा बोलते हैं पढ़ाई करो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई करने के लिए। पापा बोलते हैं होमवर्क करो, मुझे नहीं आता। बहुत सारे इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रॉब्लम आता है बच्चे का। ये सब बच्चे का व्यक्तिगत प्रॉब्लम आता है। तो इस समय वो उलझन हो जाता है, वो उसका पापा मम्मी को डरता है, टीचर को डरता है। इस समय उसका नियरर होता है काउंसलर। उस समय काउंसलर का हेल्प आ जाता है। और काउंसलर, इसको इंडिविजुअल काउंसलिंग कहा जाता है। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत प्रॉब्लम को, व्यक्तिगत समस्या को समाधान करने के लिए हम एजुकेशनल काउंसलिंग बाय इंडिविजुअल काउंसलिंग करा जाएगा। नेक्स्ट जाएंगे ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप, टोटल स्कूल में ग्रुप होगा, कुछ कोचिंग सेंटर में ग्रुप होगा। टोटल ग्रुप को हम जो टॉक देते हैं, ग्रुप का वर्क करते हैं, जैसे क्लास टॉक, जैसे टाइम मैनेजमेंट, पर्सनालिटी, हाउ टू बिल्ड योर कैरियर, हाउ टू बिल्ड योर पर्सनालिटी, हाउ टू बिल्ड एंजाइटी, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे टॉक होता है, जिसको हम क्लास टॉक बोलते हैं। क्लास टॉक, वो क्लास टॉक दिया जाता है, बच्चे ग्रुप में जाते हैं, उसको हम ग्रुप लिए हम काउंसलिंग करते हैं, इसको ग्रुप काउंसलिंग बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कैरियर काउंसलिंग, एक पार्ट है। कैरियर का बात जब हम बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं सर हम कैरियर के बारे में कब सोचेंगे। मैक्सिमम पेरेंट्स और मैक्सिमम स्टूडेंट आफ्टर +2 सोचते हैं कि कैरियर क्या करेंगे। कैरियर होगा, मेडिकल जाऊंगा या लॉ करूंगा या पुलिस में जाऊंगा या मिलिट्री में जाऊंगा। लेकिन कैरियर जो होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता रहा हूं। कैरियर जो होता है, वृत्ति होता है, वृत्ति चूज करने के लिए एज नहीं है। वो वृत्ति जो होता है वो पेरेंट्स चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बता रहा हूं, जब बच्चा बर्थ हो जाता है, उस समय हम उसको फूड सप्लीमेंट देते हैं, खाद्य देते हैं, जैसे मिल्क देते हैं, पानी देते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको दाल, चावल, सब्जी देते हैं, वो बड़ा हो जाता है। वो जो देते हैं, हमको कोई नहीं पता है कि ऐसे फूड सप्लीमेंट देने के लिए, क्योंकि हमको पता है एग्जैक्टली जैसे फूड सप्लीमेंट होता है, ऐसे कैरियर सप्लीमेंट हमको देना पड़ता है। कैरियर सप्लीमेंट क्या होता है? हम जैसे ये दाल में प्रोटीन, चावल में कार्बोहाइड्रेट, ऐसे बच्चे को नहीं बोलते हैं, लेकिन देते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्टैंडर्ड 5 पढ़ता है, स्कूल जाता है, उसमें जो किताब में पढ़ता है कि नहीं नहीं, दाल में प्रोटीन, चावल में कार्बोहाइड्रेट, इसलिए मेरे पापा मम्मी मुझे खिलाते हैं ये सब। एग्जैक्टली हम इसमें भी कैरियर सप्लीमेंट देंगे। बच्चे को नहीं बोलेंगे कि तू डॉक्टर बनो, कि इंजीनियर बनो, कुछ बनो। लेकिन हमको पता है क्या डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, लॉ बनने के लिए क्या क्या है, टीचर बनने के लिए क्या है, ये सब। हेलो जी, फोन आ गया था आपका बीच में, शायद ज्ञान प्रकाश जी के मोबाइल में कोई फोन आ गया होगा। तो जब शो के बीच में फोन आया था तो ये तिरछे हो जाते हैं, लटक जाते हैं मोबाइल। कोई बात नहीं, बहुत उत्साह से ज्ञान प्रकाश जी हमें बता रहे थे कि काउंसलिंग कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है। चूंकि वो मूल रूप से उड़िया भाषी हैं,
तो इसलिए हिंदी उनकी उतनी फ्लुएंट नहीं है, उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हमारी होती है, तो उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जी सर। हाँ, जी तो ऐसे हम आगे। सप्लीमेंट देते हैं बच्चे को कि कैरियर सप्लीमेंट देंगे, वो इस हिसाब से हम कैरियर को बिल्ड करते हैं। इसलिए कैरियर का कुछ एज लिमिट नहीं है, कुछ एज लिमिट नहीं है। ओके सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत संक्षिप्त में हमको काउंसलिंग के प्रकार बताए कि किस-किस तरह की काउंसलिंग होती है। सतपति जी, मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में करीब 22 साल तक पर्यटन विभाग में काउंसलर रहा हूँ। और जो सर आपने बताया, और मैंने भी प्रोफेशनली कोर्स भी किया इग्नू से करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस का। तो आपके बातों को सुन करके मुझे भी वो सब बातें रिकॉल हो गई, जो मैंने सीखी थी और प्रैक्टिस में मैं लाया था। तो आपके पास बहुत सारे केस आते होंगे सर, अलग-अलग तरह के बच्चे, अलग-अलग तरह के पेरेंट्स, जो अपनी समस्या लेके आते होंगे, आपसे पूछते होंगे, समाधान ढूँढते होंगे और आप देते भी होंगे। तो कोई कुछ ऐसे केस होंगे सर जो आपको याद रह गए होंगे, बहुत स्पेशल होंगे, बहुत ऐसे होंगे कि जिससे हम सब भी कुछ न कुछ सीख सकें। तो थोड़ा उनके बारे में वो एक्सपीरियंस, वो सस्पेंस हमको बताइए। सर सर सिंस 2013 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ये काउंसलिंग। तो ऐसे तो बहुत सारे केस आया है। एक बता रहा हूँ आपको। जैसे एक स्टूडेंट ने, उनका करियर के बारे में मुझे आया था, केस आया था। वो करियर सक्सेस हुआ अभी। हाँ, तो हम लोग डिस्कशन करते हैं उस समय। हम सोचते हैं कि एक एग्जांपल है, वो मीता एंड गीता, दो फ्रेंड्स है। मीता का मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी अच्छा होता है, लेकिन गीता का नहीं हो रहा है। जो मीता, हुँ, जो +2 के बाद वो मेडिकल प्रिपरेशन करने के लिए शुरू हो गया, तो गीता बोले मैं भी जाऊंगा। तो उनको पेरेंट्स को बताया, अरे वो तो बायोलॉजी स्टूडेंट है, वो तो अच्छा बायोलॉजी करता है, तेरा बायोलॉजी है लेकिन तेरा स्ट्रांग नहीं है, तू अलग अलग जाओ। लेकिन वो क्या किया, उनके साथ मिलकर गया, नहीं मैं भी करूंगा। मेरे पास जो आए, मैं बताया देखो कि वो उनका हिसाब से वो जा रहा है मेडिकल में, आपको नहीं जाना है। तो दोनों, मेरा बात को भी नहीं, काउंसलिंग नहीं हुआ, उनको प्रॉब्लम हो गया, तो वो एडमिशन हो गया। उसके बाद जब वो फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो सेकंड ईयर जो ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन का शुरू हो गया, उस समय वो ब्लड ब्लड देखकर वो प्रॉब्लम हो गया। वो ब्लड ब्लड देखकर वो कहा नहीं नहीं, मेरे बार मुझे मुझे बारे नहीं होगा। तो वो क्या हुआ, जितना भी था उनका काम था, जिसका भी उनका पढ़ाई पैसा, सब खर्च हो गया। और फिर लोड आया हमारे पास को, और फिर मैं उसका काउंसलिंग किया। अभी वो टीचरशिप का हो गया, टीचरशिप करने वाला है, अभी उसका बीएड भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे घटना होता है, बहुत सारे समस्या भी होता है, समस्या का समाधान भी कर रहा हूँ सर। वाह! बढ़िया। तो ये और सबके सारी जो साथ घटनाएँ मेरे हैं पास ये फाइलिंग भी होता है, वो फाइलिंग करके रखता हूँ सर। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो वो आपका एक्सपीरियंस आगे भी काम आएगा, इसलिए आप फाइलिंग भी करते होंगे। बहुत अच्छी बात है ये, जो आपने हमें बताई। और इस तरह का अक्सर होता है कि हम पीयर ग्रुप प्रेशर में देखा-देखी, एक-दूसरे के देखा-देखी बच्चे वो ले लेते हैं, जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो ये आपने बड़ा अच्छा अनुभव बताया। अब हम आपके दूसरे सेगमेंट्स की ओर चलते हैं सर। जैसे आपने आपको बताया कि आप एक पत्रिका निकालते हैं ज्ञान प्रकाश करके। तो वो कब से निकालते सर हैं सर और उसमें क्या-क्या आप छापते हैं और कैसे उसको निकालने की प्रेरणा मिली? थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ, बताइए सर। जी, जो बोलिए। ज्ञान प्रकाश होता है सर, ज्ञान प्रकाश ये RTI रजिस्टर्ड है, एंड ISSN भी रजिस्ट्रेशन है। इसका मेन मोटो है ज्ञान प्रकाश। बहुत लोग बोलते हैं कि आपके नाम से हो गया ये ज्ञान प्रकाश, आप जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं ज्ञान प्रकाश ज्ञान चांद के बारे में। एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं, मेरा नाम से नहीं, मेरा शब्द, जो मेरा पापा मम्मी मुझे मेरा नाम दिया है ज्ञान, हुँ, लेकिन ज्ञान में ज्ञान नहीं हूं। आई एम जस्ट ह्यूमन बीइंग। बट ज्ञान जो होता है बहुत बड़ा चीज है। एक्चुअली मेरा पापा मामा मम्मी ने मुझे ज्ञान दिए हैं, ठीक है, उसके तो अच्छा है। लेकिन ज्ञान जो होता है, ज्ञान का मतलब ये सबके पास ज्ञान है। जैसे हम बोलेंगे ऐसे वृक्ष लाओ, जैसे कि कौन इसका औषधीय गुण नहीं है,
एवरी पेड़ का, एवरी पौधा का क्या होता है? औषधीय गुण होता है। इस तरफ एवरी ह्यूमन, ऐसे कोई नहीं है जिसका गुण नहीं है, यूनिक नहीं है। एवरी ह्यूमन, एवरी व्यक्ति, सबके पास कुछ यूनिक क्वालिटी है, कुछ ज्ञानी है। ऐसे कि हम जब देखेंगे मेंटल रिलेटेड, मानसिक को बोलेंगे, उसका पास भी कुछ ज्ञान है। जो फिजिकल चैलेंज है, दिव्यांग है, उनके पास भी ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान बात है आप बता रहे हैं, ज्ञान को कैसे जी प्रकाश करें? सबका ज्ञान, एक स्टूडेंट का, टीचर का, सबका ज्ञान को प्रकाश करने के लिए ज्ञान प्रकाश का शुरुआत हुआ है। और ये अभी ऑल इंडिया आप बहुत सारे स्टेट में हमारे जो 11वीं फ्रेंड है, और निफा का, मैं ओडिशा का प्रेसिडेंट हूँ, निफा नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, उसके माध्यम से, और एजुकेशनल काउंसलर मेरा फ्रेंड है ऑल इंडिया में। तो ऑल इंडिया सर्कुलेशन हो रहा है, और ये बायलैंग्वेज होता है, ओडिया एंड इंग्लिश होता है। और इस बहाने में आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि आप आर्टिकल दीजिए, आप स्टोरी दीजिए, एनी टाइप ऑफ ज्ञान को हम इसमें प्रकाश करेंगे, ज्ञान प्रकाश में। धन्यवाद जी। तो ये पत्रिका निकालने का आइडिया कैसे आया सर? कितना समय हो गया निकालते हुए? सर एक्चुअली आप अच्छा क्वेश्चन दिए हैं। हमारा जो सोच होता है, जैसे हम दो टीचर शो का शो किए हैं, क्यों किए हैं ना? टीचर शो के बारे, टीचर से एक प्लेटफॉर्म होता है, ये प्लेटफॉर्म से हम आज जुड़े हैं। ऑल इंडिया का लोग हमको देख रहे हैं, हमसे सुन रहे हैं, ज्ञान का परिप्रकाश हो रहा है। तो इस तरफ ज्ञान प्रकाश एक प्लेटफॉर्म है। हमको हमारा ज्ञान को ऐसे तो हम प्रकाश नहीं कर पाएंगे, कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे जंगल में जो सिंह होता है, लायन होता है, लायन जो होता है, लायन जंगल में रहता है, वो राजा है, लेकिन उनको भी कुछ लेबर करना पड़ता है, कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए उनको दिखाने के लिए। स्वयं में मृगेंद्रता इसको बोलते हैं। तो हमारा जो इनर क्वालिटी है, हमारा जो गुण है, उनको हम दिखाने के लिए, जन समाज को पास पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म का जरूरी है। वो प्लेटफॉर्म है ज्ञान प्रकाश। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सब प्लेटफॉर्म में हम जोड़ेंगे और हमारा यूनिक क्वालिटी को पहुंचाएंगे। और ज्ञान प्रकाश का मेन मोटो है जो स्टूडेंट का यूनिक क्वालिटी है। देखिए हमारा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया है, ग्रामांचल एरिया है, हिली एरिया है। वो हिली एरिया का ड्राइंग पेंटिंग को दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, डॉक्टर डी एन भट्ट देखते हैं उत्तराखंड में जाकर, राजस्थान में चला जाता है, जम्मू से चला जाता है, बहुत सारे जो चाहता है वो पेंटिंग, वो जो नॉलेज, वो जो स्टोरी, तो ये क्या होता है, वाइड हो जाता है। एनसीईआरटी का प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, बहुत इंपोर्टेंट प्रोफेसर लोग का जो आर्टिकल छपता है, वो हमारा एरिया में, हमारा रूरल एरिया में वो बच्चा पढ़कर ज्ञान अर्जन कर पाता है। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में हम ग्लोबलाइजेशन कर पाते हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी हम एक करते हैं। ऐसे आप सभी का सहयोग, सबका शुभकामना, आशीर्वाद से ये 5 वर्ष हो गया है, छोटा बच्चा है 5 ईयर का, धीरे धीरे बड़ा होगा और पेड़ बनेगा। सबको ज्ञान का आपका सभी का आशीर्वाद सहयोग से ये बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, आपको शुभकामनाएं कि ज्ञान प्रकाश नाम की जो पत्रिका है, जिससे आप ज्ञान शिक्षकों में फैलाने का एक अभियान चला रहे हैं, ये सफल हो और पूरे देश में ये पहुंचे। मुझ तक भी व्हाट्सएप में आपकी पत्रिका अक्सर आते रहती है। हमारे एक गुरुजी हैं, प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी हैं, कुछ दिन पहले शो में आए भी थे, बहुत क्रांतिकारी शिक्षक रहे हैं अपने दौर में। वो पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा भी काउंसलिंग का सेशन हो सकता है कि जिससे जो है किसी व्यक्ति, किसी छात्र को इंसान बनाया जा सके, ह्यूमन बीइंग बनाया जा सके। और सॉरी सर, समझ, और एक बार सर। जी, प्रभात उप्रेती जी, प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी का एक सवाल है जो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। वो पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी भी काउंसलिंग है कि जिससे इंसान बनाए जाते हैं, जिससे छात्रों को इंसान बनाया जा सकता है, ऐसी भी कोई काउंसलिंग हो सकती है, पूछ रहे हैं वो। 100% है सर। हमारा मेन मोटो तो यही है,
सबको काउंसलिंग सर एक प्रोसेस होता है, काउंसलिंग ओनली एक प्रोसेस है सर। एक्चुअली मेरा जो आपका आवाज थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं समझ में, मैं सोचता है कि इंसान बनाने के लिए काउंसलिंग बोल रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है सर जी, बिल्कुल क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर, क्वेश्चन लिखा हुआ भी है। हाँ हाँ यस सर, ये 100% है ह्यूमन बींग्स। मैं और एक बार बात बता जाऊंगा कि थोड़ा ये तो 100% है, बन पाएगा, लेकिन सर मैं आप और बात बता जा रहा हूं कि सम मिसकंसेप्शन क्या है काउंसलिंग के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बताता रहा हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ बात करने से, बातचीत होने से क्या समाधान हो जाएगा, ये ख्वारिश है एक्चुअली। हाँ, ओनली बात, उन्हें कुछ भी नहीं है, काउंसलिंग ओनली बात है, टॉक है, इट्स गुड टू टॉक। मैं एक क्वेश्चन है, मेरा एक कोटेशन है, इफ यू आस्क ए क्वेश्चन एट दैट टाइम यू बिकम फूल, इफ यू आस्क ए क्वेश्चन एट दैट टाइम यू बिकम फूल, इफ यू डोंट आस्क ए क्वेश्चन यू फूल थ्रू आउट योर लाइफ। इसका मतलब है हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछने से ही हमको आगे आगे बढ़ पाएंगे। तो हम जब डिस्कशन करते हैं बात करने के लिए, एक्चुअली जो मैजिशियन होता है, मैजिक देखा था, मैजिक देखा था ना, मैजिक वाला वो ज्यादा पढ़े नहीं क्या है, वो 5th क्लास 4th क्लास पढ़े क्या है, लेकिन जब मैजिक दिखाता है, जादू दिखाता है, बहुत सारे IAS ऑफिसर, टैलेंटेड पर्सनालिटी वो मैजिक को देखते हैं, उसका मजा लेते हैं और बोलते हैं और थोड़ा आगे आगे कराओ, क्योंकि ये तरीका होता है, थेरापी होता है, जो बोलने का पर्सनालिटी होता है। जैसे हम ड्रामा करते हैं, ड्रामा ऐसे ड्रामा कैरेक्टर कर देते हैं, हम रो लेते हैं और लाफिंग करते हैं, वो कलाकार लोग हमको ऐसे इमोशनल कर देते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। हम कोई तो लोग फिल्म देखते देखते वो रोने लगते हैं फिल्म हॉल में, क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ये बात होता है, टॉक सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉक, जो सुसाइड करने जाते हैं उसको भी टॉक ऐसे होता है, उसको उधर सुसाइडल केस में भी हम बचा पाते हैं। एक बच्चे को हम ऐसे मोटिवेशन कर देंगे, हम बोलते हैं मॉर्निंग सो दो डे तुलसी, इन ओडिया तुलसी द्विपत्र बासे, दिस मॉर्निंग सो दो डे। तो एक्चुअली ऐसे नहीं बोल पाते हैं, तुलसी भी बिछवाती हो जाता है और तुलसी भी चेंज हो जाता है। अच्छा आदमी बुरा बोल सकता है, बुरा आदमी को भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो एक मोटिवेशन होता है। काउंसलिंग का पावर होता है, एक पीछे जो बैक बेंचर स्टूडेंट को भी हम आगे कर पाते हैं। काउंसलिंग द पावर द चेंज देयर डेस्टिनेशन, हम डेस्टिनेशन को चेंज कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक है, साइकोलॉजिकल थेरापी है सर, सब तो डिस्कशन ऐसे नहीं कर पाएंगे हम। इसको देखिए, आप देखते हैं, आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये एक तो फॉर्मेट है, देखिए। तो हम जब मेडिकल जाते हैं उस समय ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास जो आता है तो हम इसको टेस्टिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। वो जो टेस्टिंग होता है उससे उनका इंटेलिजेंस क्या है, उसका वर्बल कितना है, नॉन वर्बल क्या है, पर्सनालिटी क्या है, ऐसा टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद उसके बाद काउंसलिंग आता है। थ्रू एक पाथ होता है। काउंसलिंग भी ऐसे नहीं, अभी जो आप क्वेश्चन पूछ देंगे मैं बोल दूंगा और आप मुझे काउंसलिंग कर दीजिए, ऐसे भी नहीं होगा। इसके लिए कुछ टाइम रहता है, कुछ समय रहता है, कुछ फिक्स रहता है, और उसके बाद ही काउंसलिंग का शुरू होता है। और ये काउंसलिंग इट इज लॉन्ग प्रोसेस, इट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस। ओके सर, पूछिए। जोशी सर ने कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सर तो गोली मारते हैं, गोली अभी नहीं मार रहे हैं, गोली नहीं मारेंगे सर आपको, क्योंकि सर के साथ हम मिले थे दिल्ली में CCRT के बारे में। CCRT के बारे में तो नहीं बोलने से अधूरा रह जाएगा, मैं बोलता हूँ 1-2 मिनट। CCRT सेंटर फॉर कल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो हमारा अभी मैं इसका DRP भी हूँ, और जोशी सर भी थे, अभी ऋषि वशिष्ठ जी ने है, डायरेक्टर है सर है। वो
मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत खुश है हमारा पास, क्योंकि सीसीआरटी का मैं पूरा 100% काम करता हूँ। कल्चरल क्लब है, कल्चर एजुकेशन का मैं वर्क करता हूँ, बहुत सारे वर्क में सीसीआरटी कम्युनिटी का वर्क करता हूँ, और जो टीचर ट्रेनिंग का काम और बहुत सारा जुड़ा रहता हूँ, और बीच बीच में बात भी करता हूँ। जी, इससे पहले कि जोशी सर आपको गोली मारे और आपसे कठिन सवाल पूछे, मैं आपसे बड़ा आसान सा सवाल पूछ लेता हूँ जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। जी सर, तो मेरा सवाल ये है कि मैंने कहा मैं आपको एक बड़ा आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ जिसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? तो मेरा सवाल ये है कि आपने अभी कल्चर क्लब का जिक्र किया, इस शो में अभी तक हमने कल्चर क्लब पर बात नहीं की है, तो हमारे जो बाकी शिक्षक हैं, दर्शक हैं, उनको बताइए कि कल्चरल क्लब क्या होता है, ये कैसे इसको अपने स्कूल में वो कर सकते हैं हमारे शिक्षक, और आपने जब चलाया तो क्या क्या उसमें किया, पैसा कहीं से मिलता हो तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, कितना मिलता है, क्या मिलता है, और क्या क्या बच्चों को लाभ हुआ आपके स्कूल में कल्चरल क्लब से, थोड़ा ये आसान सवाल दे दिए मैंने। कल्चरल क्लब ये स्कूल में होता है, जो ओरिएंटेशन कोर्स करता है, पपेट कोर्स करता है सीसीआरटी में, वो इधर गुवाहाटी में, दिल्ली में और हैदराबाद में और उदयपुर में, वो ओरिएंटेशन के बाद और एनी कोर्स के बाद वो कल्चरल क्लब ओपन करता है स्कूल में। कल्चरल क्लब का मेन मोटिव है बच्चे को कल्चर एजुकेशन देना। बच्चे तो एजुकेशन पाते हैं, एकेडमिकल एजुकेशन उनका होता है, उसके साथ कैसे हम क्राफ्ट जैसे बुक बाइंडिंग, फोटो बाइंडिंग, क्राफ्ट वर्क, लेक्चर टॉक, पपेट शो, बहुत सारा कल्चर रिलेटेड वर्क, कल्चर एजुकेशन वर्क हम देते हैं। मैं तो बहुत सारे 2012 में कंप्लीट किया ओरिएंटेशन कोर्स गुवाहाटी में, उसके बाद कंटिन्यू अभी तक मैं काम करता हूँ, कल्चरल क्लब करता हूँ, सीसीआरटी का डीआरपी का काम करता हूँ और बहुत सारे वर्क करता हूँ। और जो भी अभी इस बहाना में बोलता हूँ, जो भी अभी हमारा ट्रेंड है वो भी अपना अपना स्कूल में ऐसे कल्चरल क्लब ओपन करना पड़ेगा। और कल्चरल क्लब जब ओपन होता है वो स्टूडेंट का मन में, मैं तो प्रैक्टिकली देखा हूँ, बहुत सारे बच्चे का नेक्स्ट ईयर जो आ जाता है ना, कमिंग ईयर में बच्चे पास हो जाता है। जो नया बच्चे आते हैं 5th क्लास और 7th क्लास को, वो बोलते हैं सर मुझे हम कब करेंगे क्राफ्ट, कब करेंगे हम, कब लेक्चर तक करेंगे। वो बच्चे ही मुझे पूछते हैं, मैंने नहीं इस ईयर हम नहीं करेंगे। नहीं सर क्यों नहीं करेंगे, पहले लास्ट ईयर ही हुआ था, अभी नहीं करेंगे। वो बच्चे हमको डिमांड करते हैं कि सर हम अच्छा लगता है, हमको ये जरूरी है, तो ऐसे जरूरी है हम ये कंटिन्यू करते जा रहे हैं। और हमारा डायरेक्टर सर, एक्स डायरेक्टर सर तो है, और अभी भी हमारे ऋषि वशिष्ठ सर जी हैं, वो उनका प्यार, उनका ब्लेसिंग हमारे पास है और ये कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स जी सर। सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है आप सर। जोशी सर, अनम्यूट कर लीजिए सर खुद को। जी मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने शुरू में अपने डायलॉग में हमें ये बताया कि देयर आर 3000 कैरियर्स जिसके बारे में आप काउंसलिंग करते हैं, तो वो 3000 जो प्रोफेशंस हैं उनकी आपने लिस्टिंग की हुई है? यस सर। अच्छा, they range from say geography to science to mathematics to artificial intelligence to all new fields. मोय उड़िया जानू पारी नहीं, मोय उड़िया जानू पारी नहीं, तो मैं आपसे हिंदी या इंग्लिश में पूछ सकता हूं ना? सर तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, जो आपने ये 3000 प्रोफेशंस की जो लिस्ट बनाई है, ये आपने सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है? यस सर, मैं बता रहा हूं उसके बारे में सर। ये 3000 मैं नहीं कह रहा हूं सर, हमारा जो गवर्नमेंट है NCS, नेशनल कैरियर सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NCS, ये भी सबके पास जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ये NCS काम करता है, नेशनल कैरियर सर्विस।
उसमें हमारा अच्छा। एनसीओ होता है सर, काउंसलिंग में होता है एनसीओ, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। देयर आर 52 सेक्टर, 52 सेक्टर है। जैसे हम एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ऐसे जो सेक्शन है, देयर आर 52 सेक्टर। 52 सेक्टर में क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोडिंग होता है। उसमें 3000 ईच जो सेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, कोडिंग होता है, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ये होता है। ऐसे इंटरनेशनल में भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए भी है। ये नेशनल के इंडिया के बारे में बता रहा हूं। जो 52 सेक्टर है, इसमें 3000 का जॉब होता है, टोटल जॉब मिलाकर 3000 है। अभी देखिए, हम जब टीचर एजुकेशन लाइन को जाएंगे, इसमें प्राइमरी टीचर से लेकर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रोफेसर तक रहता है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तक रहता है, सब कोडिंग होता है सर। अच्छा, तो आपने एनसीईआरटी का काउंसलिंग और गाइडेंस का कोर्स किया, राइट सर? हेलो सर, तो एक हाँ सर, सुन रहे बहुत वेरी 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 वेल अप्रिशिएटेड टेस्ट which NCERT has developed with child psychologist और psychologist और specialist ने मिलके वहां पे एक टेस्ट बनाया है कॉल्ड तमन्ना। जो तमन्ना टेस्ट है वो स्टूडेंट के एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, राइट? तो क्या आपने उस टेस्ट को लिया है या आपने अपना कोई डेवलप किया? नहीं सर, मैं दिया हूं सर। वो जो एनसीईआरटी में निकलता है सर, कोर्स जो निकलता है, वो एवरी ईयर निकलता है। पहले इसका अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद वो एनसीईआरटी ने हमको स्क्रूटिनी करते हैं। स्क्रूटिनी करके बाद हमको टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट होता है, रिटन होता है। रिटन के बाद हमको भाइवा लेते हैं। भाइवा के बाद वो सिलेक्शन होता है कोर्स करने के लिए। मैं आपका टेस्ट नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी ने स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड के टेस्ट के लिए एक प्रोग्राम बनाया है कॉल्ड तमन्ना की पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत प्रशंसा हुई है। इट इज वेरी वेल अप्रिशिएटेड कि वो स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है और उसमें कितने फैक्टर्स हैं, कितने उसके डायमेंशंस हैं। तो क्या आपने तमन्ना को अपने स्टेट में, उड़ीसा में इम्प्लीमेंट किया है या आपने काउंसलिंग के लिए अपने कोई टेस्ट बनाए हैं? हाउ डू यू एसेस द चाइल्ड्स एप्टीट्यूड? कोई बच्चा, कोई पेरेंट आपके पास आता है तो आप एप्टीट्यूड कैसे टेस्ट करते हैं? सर, तो एक्चुअली सर ये जो होते हैं इसके बारे में तो मेरा नॉलेज नहीं है, लेकिन हम एनसीईआरटी का जो मनदर्पण कार्यक्रम होता है, मनदर्पण कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ। मनदर्पण संजोग में अभी 22 तारीख को मैं टॉक दिया था काउंसलिंग के बारे में। एवरी डे 5 बजे, 5 से 5:30 होता है, वो वाला होता है। और मनोदर्पण कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ। और अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे को हम टेलीफोनिक काउंसलिंग किया हूँ, उसका रिपोर्ट भी हम एनसीईआरटी को देते हैं। उधर एवरी डे मतलब एवरी डे जो काउंसलिंग होता है उसका रिपोर्ट भी हम एनसीईआरटी को भी भेजते हैं। और इसकी तमन्ना, इसके बारे में बड़ा नॉलेज नहीं है सर, एप्टीट्यूड के बारे में सर। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने एक टेस्ट बनाया है तमन्ना, उसको आप देखेंगे, उससे टेस्ट करेंगे एप्टीट्यूड, तो बच्चों का एप्टीट्यूड बिल्कुल आपको नेट %, कोई इसमें फ्रॉड कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतने उसके डायमेंशंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं। कहीं एक बच्चे ने जानबूझ के गलत आंसर दिया या ठीक आंसर दिया या आंसर फैब्रिकेट किया तो दूसरे क्वेश्चन में फंस जाएगा। तो इसलिए आप मेरा आपको सजेशन ये है कि जो एनसीईआरटी की वेबसाइट से तमन्ना टेस्ट को लीजिए और उसको अपनी स्टेट में लागू करिए। तमन्ना इज ए फैंटास्टिक, is approved by मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नाउ एचआरडी था तब, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और उन्होंने इसको पूरे देश में दिया है। और आप चूंकि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वो टेस्ट, और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग। तीसरी चीज, ओके सर, ज्ञानचंद जी, मैं आपसे थैंक्स फॉर योर इंफॉर्मेशन सर। इसको हम देखेंगे।
और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि हाउ डू यू इम्प्रूव योर सेल्फ, हाउ डू यू एनरिच योर सेल्फ, कि नए नए कैरियर्स जो आ रहे हैं वर्ल्ड में या इंडिया में, उनको आप कैसे लिस्टिंग करते हैं, या यू आर ओनली बेस्ड ऑन दी एनसीओ, जो आप कह रहे हैं नेशनल काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन या वॉट एवर इट इज, उसने जो 3000 की लिस्ट बनाई है आप उससे बाहर नहीं जाते, बट एवरी मंथ you hear a new career for students, for girls or for boys or this that etc. उसको आप कैसे अपडेट करते हैं अपने आप को? How do you update yourself? आपके पास क्या मैकेनिज्म है, या आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या मैकेनिज्म है कि जो नए फील्ड्स आ रहे हैं उसमें बच्चे को कैसे बताएंगे उसके बारे में? मैं अपने प्रश्न एक साथ कर देता हूं। मेरा पहला प्रश्न तो यही था कि हाउ डू यू अपडेट योरसेल्फ। दूसरा, जब हम, हेलो, आर यू देयर? हाँ सर, आप बोलते रहिए सर, ओके आप सर। बोलते रहिए। देखिए, मैं पहले से बोला, फर्स्ट जब मैंने शुरू किया, दूसरा मेरा क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिएगा। हमने सीसीआरटी ने आपके भुवनेश्वर के बाहर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अच्युत सामंत जी की, अच्युत दा की, विच इज नोन एज KIIT। KIIT में फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक ट्राइबल बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। अच्युत सामंत जी इतना फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में उनकी प्रशंसा हो रही है, और उन्होंने सीसीआरटी को इनवाइट किया तो सीसीआरटी ने वहां जाके कई प्रोग्राम किए। तो वहां पे हर साल करीब 5,000 to 8,000 ट्राइबल बच्चे जाते हैं, और उन ट्राइबल बच्चों की काउंसलिंग भी आप करते हैं या नहीं करते हैं? Do you enter into private university? Do you enter into KIIT, or you are constraining yourself only to education or government schools in Bhubaneswar or Cuttack or say Kalahandi or say other districts? आपकी रेंज क्या है? ओके सर, आपके काउंसलिंग की रेंज क्या है? ठीक है सर। Are you only in Bhubaneswar or are you in all पैन उड़ीसा काम कर रहे हैं आप? कैसे करते हैं? ओके सर, पहले तो सर पहला आंसर दूंगा। मैं जब पहला बात किया, स्टार्टिंग किया, उस समय मैं बोला कि ये जो कैरियर है, कैरियर एवरी डे चेंज हो रहा है, क्योंकि एवरी डे हमारा मॉडर्नाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन चलता रहता है। नया नया कैरियर, एक्चुअली 3000 जॉब इट इज नॉट लिमिटेड, अभी भी काल में नया कैरियर शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, न्यू ट्रेंड चल रहा है। और देखिए, अभी कोरोना आ गया तो कोविड-19 सिचुएशन में हम ये अभी नया ट्रेंड आ गया, अभी सब वर्चुअल होता है। क्यों? हमको ट्रेंड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसे कैरियर तो फिक्स कैरियर है, उसके बाद नया नया कैरियर है। वो कैरियर का इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है, कैसे आता है सर? हम NCS, नेशनल कैरियर सर्विस जो होता है, मिनिस्ट्री लेबर डेवलपमेंट का, उसका साइट देखता हूं, और हम भी उसके बारे में रिसर्च करता हूं। हमारा जो गाइड है, हमारा जो एजुकेशनिस्ट है, जैसे अभी NP आ गया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आ गया, NP में जो टोटल स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अभी वहां नया स्ट्रक्चर हो गया, और नया स्ट्रक्चर से वो जो अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे बीएड इंटीग्रेटेड बीडी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड लॉ हो गया, कुछ परिवर्तन हो जाता है, एवरी मूवमेंट होता है सर, एवरी चेंजेस आता है। वो चेंजेस के हिसाब से हमको भी कैरियर के बारे में जानकारी देना पड़ेगा। हमको पहले उसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा, उसके बाद हम जानकारी उसके बारे में देंगे। क्योंकि देखिए सर, अभी जो NP आया है, उससे बहुत बदलाव आ गया, बहुत चेंजेस आ गया, उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। और वो 3000, नॉट ओनली 3000 जॉब, देयर आर और अदर देन आल्सो जॉब, देयर आर ओनली फिक्सेस, एवरी डे न्यू जॉब आ रहा है सर। ओके सर, पूछिए। तो इसलिए जब आप अपना स्टेटमेंट देते हैं तो आप ये कहिए कि मैं 3000 जॉब्स नहीं है, 3000 प्लस जॉब्स हैं। प्लस में आप 5000 तक जाइए, आप 6000 तक जाइए, जाते रहिए। इसको डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली 3000। प्लीज से दैट वी हैव 3000 प्लस 3020, 3100, 3000 प्लस। ठीक,
बढ़िया नॉट बढ़िया, फिक्स अच्छा सुझाव है आपका। कैरियर। सर देखिए, कैरियर कभी फिक्स नहीं होता है। अब देखिए, ये तो प्रोफेशनल हो गया, कैरियर का फिक्स नहीं होता है सर। बिल्कुल ठीक। कैरियर फिक्स नहीं है, क्यों कि फिक्स नहीं है? वृत्ति क्या होता है, नया नया वृत्ति आता है। देखिए अभी टेक्निकल आ गया, टेक्नीशियन अभी इसका एक वृत्ति है, वृत्ति नया नया वृत्ति आएगा सर। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं सर। आप जो बोले थे जैसे कीट का बोले, अच्युत सामंत सर के बारे में बोले हैं, वो तो अच्छा है, बहुत रिनोन पर्सन है, उनका अनुष्ठान बहुत अच्छा है, वो तो हमारा गुरु है। एक्चुअली counseling not only for township, counseling it is a global in village to rural people to urban, सबके लिए काउंसलिंग जरूरत है। अभी जो मेरा एनसीईआरटी से मेरा जब संयोग में जो बातचीत हुआ था, मेरा टॉपिक था कि हाउ टू काउंसिल द रूरल स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या था, उसके ऊपर मैं चर्चा किया अभी लास्ट एनसीईआरटी टॉक में। क्योंकि रूरल द बैकबोन ऑफ आवर इंडिया, विलेज, और विलेज पीपल आर आवर बैकबोन, सो इसलिए विलेज को मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। उसको मैं फ्री ऑफ काउंसलिंग, पैसा भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि हम गवर्नमेंट में जॉब में हैं, पैसा के लिए हम उसको नहीं करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। और मेरा मेन टारगेट है सबको मैं फ्री ऑफ काउंसलिंग दूंगा। और जो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब भी कर रहा हूँ, और काउंसलिंग के ज्यादा फ्री को देने के लिए मैं सोच रहा था। अभी भी मैं इस बहाने में बोलता हूँ कि जो कि मुझे बुलाएंगे मैं जाऊंगा, उधर काउंसलिंग की सर्विस भी दे पाऊंगा। और आपका क्वेश्चन का जो जिस्ट है उसका मैं बोल रहा हूँ कि काउंसलिंग सबके लिए है। ओके सर। With all due respect to your Honorable Chief Minister, Mr. नवीन पटनायक, मिस्टर नवीन पटनायक जी ने रूरल स्टूडेंट्स के लिए, उड़ीसा के रूरल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्स चलाए। और आपको विश्वास, आपको पता होगा कि जितने दिल्ली में प्लम्बर या प्लम्बर्स जितने हैं या जितने फिटर्स हैं और वो पूरे देश में छा रहे, वो सारे के सारे, मोस्ट ऑफ देम, अबाउट 80% कम फ्रॉम उड़ीसा। तो उड़ीसा ने हमको की है टेक्निकल, नॉट इन दैट सेंस टेक्निकल, बट ये भी एक टेक्निकल जॉब है कि जितने फिटर्स प्लम्बर्स हैं वो सब उड़ीसा में स्पेशल कोर्स करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते, रूरल बैकग्राउंड में जो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, जो और स्टडीज, कॉस्टली स्टडीज में नहीं जा सकते, उनके हाथ में हुनर पैदा कर रहे हैं नवीन पटनायक जी। नवीन पटनायक जी की सरकार जो है, उनकी पॉलिसी वो ये दिखा रही है कि हम हाथ में यदि हुनर होगा, if we have got the hunar, or if we have the skills in our hand, then will not go for, say, will not live in penury. हम गरीबी में नहीं रहेंगे क्योंकि हाथ में एक हुनर है। और आगे आने वाला समय जो है वो उन्हीं का होगा जिनके हाथ में हुनर है। तो उड़ीसा में बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्लम्बिंग का कोर्स कर रहे हैं, जो फिटर का कोर्स कर रहे हैं, जो कारपेंटर का कोर्स कर रहे हैं। और एक पूरी जमात निकल रही है, पूरे इंडिया में जा रही है। दे आर ऑल फ्रॉम जय जगन्नाथ, उड़ीसा। एम आई करेक्ट? सर 100% करेक्ट है। आत्मनिर्भरशील भारत, वो जो नारा है आत्मनिर्भरशील भारत, उसमें हर तबका कैरियर है। आत्मनिर्भरशील भारत में सब कैरियर है, सब कैरियर आ जाएगा इसमें। बहुत अच्छा सर जी। भट्ट जी कुछ पूछेंगे? मैं तो आपसे थोड़ा जी, मैं कैरियर काउंसलिंग, ज्ञान, एक लास्ट मेरा प्रश्न है ज्ञानचंद जी, जो कैरियर के लिए जो काउंसलिंग के जो आपके पास आते हैं, एट व्हाट स्टेज, कौन सी क्लास के बच्चे आपके पास आते हैं? डू दे कम इन द क्लास ऑफ 9th और 10th और 11th और 12th? जो पेरेंट्स उनको आपके पास लेके आते हैं, वो कौन सी स्टेज होती है? आर दे कॉन्शियस कि हमको अपनी 9th क्लास से या 10th क्लास से अपने कैरियर के बारे में सोचना है, या क्लास 12th के बाद वो आपके पास आते हैं कि अब क्या करें? जैसे आपने कहा वो दो गर्ल्स की स्टोरी थी कि पीयर प्रेशर था एंड शी वेंट फॉर मेडिकल एंड देन एंड कुडंट सक्सीड देयर।
देन शी केम बैक टू यू। तो क्लास 12th पास करने के बाद वो आपके पास आई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा में क्या पैटर्न आपने देखा है कि वो कौन सी क्लास में आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, बिकॉज काउंसलिंग द सूनर द बेटर। सर ओके, एक्चुअली हम तो पहले बोल चुका हूँ सर, कैरियर काउंसलिंग जनरली हम 8, 9, 10 बच्चे को देखते हैं कैरियर, क्योंकि छोटा बच्चा को हम जो टॉक देते हैं वो टॉक में कैरियर काउंसलिंग समझ में नहीं आएगा छोटा बच्चा के लिए। लेकिन जब इंटरमीडिएट हो जाता है 8, 9, 10 बच्चे को कैरियर क्या होता है समझ में आ जाता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, ये कैरियर है, ऐसे बनूंगा वो बनूंगा, उसका ड्रीम आ जाता है। लेकिन छोटा बच्चे को नहीं आता है। इन जनरली हम जब कैरियर एग्जीबिशन करते हैं, कैरियर शो होता है स्कूल में, कैरियर एग्जीबिशन आता है, एक एक बच्चे को, एक एक स्टूडेंट को आप डॉक्टर के बारे में बोलो, आप इंजीनियर के बारे में बोलो, आप कारपेंटर के बारे में बोलो, डिफरेंट डिफरेंट हम क्या करते हैं सर, कैरियर देते हैं। वो कैरियर जो देते हैं, कैरियर वो एग्जीबिशन में जो होता है सर, उधर वो कैरियर में बोलता है। तो इस समय जो कैरियर टॉक में समझ में आता है, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। और मेरा हिसाब से कैरियर जो होता है सर, पेरेंट्स को पहले काउंसलिंग करना पड़ता है, ये मेरा पर्सनल है। क्योंकि पेरेंट्स को काउंसलिंग करने से वो समझ में आ जाएगा जो आपका उनका जो मन में है, मैं डॉक्टर हूं, मेरा बेटा डॉक्टर होगा, मैं जो इंजीनियर हूं, मेरा बेटा इंजीनियर होगा। तो ये सोच जो उनका जो मन, उनका जो चिंताधारा है, उनका जो उत्सुकता है, एंजाइटी है, वो जब बच्चे के ऊपर दे देते हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए। वो हो जाने से प्रेशराइज होता है, वो बच्चा ने डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसलिए पेरेंट्स को हम कैरियर काउंसलिंग करना चाहिए। तो वो ठीक ढंग से, जैसे हम बोला सर कैरियर सप्लीमेंट के बारे में क्यों करेंगे सर। आपकी लिस्टिंग में देवदत्त पटनायक जी का जो कैरियर है वो भी लिस्टेड है। देवदत्त पटनायक जी, देवदत्त पटनायक जो उड़ीसा के हैं और पूरी माइथोलॉजी में बोलते हैं, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं, उनका कैरियर भी आपके लिस्टिंग में है या नहीं है? वो सब चीज है सर, वो भी कैरियर है, वो भी। देखिए सर, मैं आपको बताया था ना, कैरियर तो सब है, वो भी एक कैरियर है। मेरा डिस्ट्रिक्ट में वैसे काम हो रहा है। कैरियर को हम कन्फाइंड नहीं कर पाते हैं, कैरियर को हम ये कैरियर ऐसे कन्फाइंड नहीं, न्यू कैरियर, सब कैरियर है, ऐसे कुछ नहीं है सर। चलिए ठीक है, भट्ट जी कुछ पूछेंगे? मैं ये जानना चाह रहा था कि कैरियर है कि करियर है? सर वृत्ति है, प्रोफेशन। वो कैरियर अलग है। अंग्रेजी में क्या है? प्रोफेशन। नहीं, वो अंग्रेजी में क्या है? बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि सही शब्द कैरियर है कि करियर है। अंग्रेजी में थोड़ी मेरा हल्का। कैरियर नहीं, कैरियर वो तो कैरी करने जा रहा है, कैरियर वो गाड़ी जो कैरियर होता है वो कैरी करने, वो नहीं है कैरियर जो वृत्ति। एक्चुअली ये जो टॉपिक होता है सर, एक एक टॉपिक बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसका स्कोप बहुत बड़ा होता है। हम जब डिस्कशन करेंगे इंडिविजुअल काउंसलिंग के बारे में, वो तो बहुत बड़ा है। कैरियर के बारे में बात करेंगे तो वो दिन भर चलते रहेगा, बहुत सारे वर्क होता है। और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो ये कंटिन्यू चलते जाएगा। हमारा शो डिले हो जाएगा और 2-3 आवर चल जाएगा। बहुत सारे दर्शक हैं, जगदीश नेगी जी हैं, अपूर्व पंत जी हैं, राकेश भट्ट जी हैं, रजनीकांत शुक्ला जी हैं, कृष्ण कुमार वर्मा जी हैं, उड़ीसा से नागबेन स्वयं जी हैं, हरीशचंद भट्ट जी हैं, फरीदा शोक हैं कश्मीर से, गिरीश चंद्रा जी हैं, भास्कर ज्योति मंडल हैं, डॉक्टर ज्योति गांधी हैं, सुरेश कुमार जी हैं, अरविंद नेगी जी हैं, गीता उप्रेती जी हैं, और हमारे शिवांगी पाठक हैं, जागेश्वर जोशी जी हैं, प्रभात उप्रेती जी हैं, अशोक कुमार प्रधान जी हैं उड़ीसा से। ये सब लोग आपको लगातार याद कर रहे हैं, और राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी भी हैं साथ में, कृष्ण कुमार वर्मा जी भी हैं, और लॉन्डर साहब हमारे राकेश खंडवाल जी हैं, और अंबिका स्वयं है, नंदन राणा नवल है। इन सब के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं सर, जो लगातार आपको उत्साहित कर रहे हैं। जी सर। जो रजनीकांत शुक्ल जी का कमेंट है ना कि मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखा दो,
वो जी। बहुत अच्छा कमेंट नंदन राणा नवल जी ने उसका उत्तर दिया है कि बेरोजगारी भत्ते से हुनर देना लाख गुना अच्छा है। मुझे सर अब वो साउंड नहीं आ रहा है सर। सर, वो बहुत अच्छा रजनीकांत जी साहित्यकार हैं, तो उन्होंने हाँ बेरोजगारी भत्ते से हुनर देना लाख गुना अच्छा को ट्रांसलेट करके साहित्य में मछली मत दो मछली हाँ पकड़ना सिखा दो, लेकिन बात वही है। हाँ, तो बहुत अच्छी ज्ञानचंद जी जी ज्ञानचंद जी, अब हम आपकी ओर लौटते हैं फिर से। सबके तो सब आपने व्यूअर से सांस्कृतिक क्षेत्र जितने भी जुड़े हुए हैं, मेरा हिसाब से थैंक्स है, नमस्कार है, और आपका ब्लेसिंग, आपका विशेष चाहिए, और हम आगे बढ़ेंगे। बसंता कुमार साहू जी आपको कह रहे हैं बेस्ट ऑफ एक्चुअली सर लक। ऑडियो मुझे ऑडियो को ले हो रहा है सर। अब वो आप हेडफोन लगा लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, अगर आपके पास हेडफोन है वायर वाला तो वो लगा लीजिए, उससे ज्यादा आसानी होगी, आपको बार बार कान फोन के पास नहीं ले जाना पड़ेगा। जी, आपके पास हेडफोन है कान में लगाने वाला तो वो लगा लीजिए, आपको बार बार ऐसे नहीं करना पड़ेगा, स्पीकर के पास नहीं ले जाना पड़ेगा कान। सर चलिए कोई नहीं। तो आपने सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बहुत सारा काम किया, जिसकी वजह से सीसीआरटी ने आपको डीआरपी की जिम्मेदारी सौंपी। क्या क्या काम किया सर आपने सांस्कृतिक क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने विद्यालय में, जरा हम सबको बताइएगा। हेलो। मुझे लग रहा है कि वो अभी कहीं थोड़ा हेडफोन लेने गए हैं, जब तक वो आते हैं तब तक हम बसंत कुमार साहू जी कह रहे हैं कि बहुत शानदार, नाइस प्रोग्राम, गुड प्रोग्राम, और गीता उप्रेती जी ने उत्तर दिया है ताजमहल, और गोविंद पटेल जी कह रहे हैं कि जो है सतपथी बाबू जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी अभी ऑडिबल हो गया सर। हाँ हो गया ना, तो ये सर आप, हाँ ये आप पहले ही कर लेते तो बार बार आपको स्क्रीन के बाहर नहीं जाना पड़ता। सर अभी चलिए, अभी 100% तो सुनाई दे आपको, रहा है। हाँ आदमी अनुभव से ही सीखता है, कोई बात नहीं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सर। सर मेरा सवाल ये था कि आपने अपने स्कूल में, अपने जिले में सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम किया, जिसके कारण आपको सीसीआरटी ने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, जिसे हम डीआरपी कहते हैं, उसके रूप में जिम्मेदारी दी कि आप काम करें। तो क्या क्या काम आपने किया सर सीसीआरटी से जुड़ के, सीसीआरटी के साथ मिल करके, जरा बताइएगा हम सबको। पहले तो मैं कल्चरल क्लब किया हूँ स्कूल में, और अच्छा। अभी रनिंग चल रहा है। सेकंड हो गया जी। डीआरपी, मैं टीचर लोग पर जो ट्रेनिंग होता है, टीचर ट्रेनिंग में 3 बार कंटिन्यू हो गया है। और कम्युनिटी मेन काम है, जो कम्युनिटी होता है हमारा, कल्चरल मैपिंग होता है। कल्चरल मैपिंग में मैं ध्यान देता हूँ, क्यों? ये सबसे मेरा इंपॉर्टेंट वर्क है। जितना भी हमारा कल्चर रिलेटेड है, मैं सब उसका डॉक्यूमेंट करता हूँ, और उसको मैं सीसीआरटी को भेजता हूँ। इसमें मेरा बहुत खुश, मेरा मन अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा कल्चर जो लोग हैं उसको मैं भेज रहा हूँ सीसीआरटी को। देन आ गया हमारा स्कॉलरशिप। बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट, बहुत क्वालिटी होता है, यूनिक होता है, लेकिन वो सब जानकारी नहीं होता सीसीआरटी क्या है। और उसको, अभी तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो पेंटिंग में अभी स्कॉलरशिप आया है। तो बहुत सारे जो बच्चे को जाकर मैं पेरेंट्स को कन्विंस करता हूँ। जो मेरे पास काउंसलिंग भी आता है, मुझे पता है ये ओडिसी करता है, ये पेंटिंग करता है, उस समय मैं ऑटोमेटिक सीसीआरटी को डाइवर्ट कर देता हूँ। उसको मैं पूछता हूँ कि मुझे मेरा नंबर रखिए, कि इस समय आएगा हमारा नोटिफिकेशन, आप अप्लाई करेंगे। लास्ट ईयर में 52 स्टूडेंट्स भेजे था, इसमें 2 स्टूडेंट का भी कंफर्म हो गया, स्कॉलरशिप मिला है। तो हम इसको पार्टिसिपेट करने के लिए, सीसीआरटी का स्कॉलरशिप में भाग लेने के लिए, और अभी तो एक पोएम कंपटीशन हुआ था, उसमें भी मैं इन्वॉल्व किया हमारा डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट को। और टीचर लोग को भी बोलता हूँ कि सीसीआरटी के काम में जोड़ो, और कल्चर एजुकेशन के कैसे डेवलप होगा उसके बारे में मैं बताता हूँ। जी, अंबिका स्वयं जी कह रही हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू ज्ञान, बेस्ट ऑफ लक। तो आपको शुभकामनाएं दे रही है अंबिका जी और गोविंद पटेल जी, दोनों थैंक लोग। यू, तो थैंक यू सीसीआरटी मैडम, के आप, थैंक यू मैडम, नमस्कार। आपने आपने कल्चर क्लब किया, अपने बच्चों को स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवाए, आपने डीआरपी के रूप में टीचर ट्रेन किए, और कुछ भी किया इसके अलावा सर? कम्युनिटी अवेयरनेस किया हूँ,
अदर स्कूल में एक्टिविटीज किया हूँ। हमारा जो फोक आर्ट है, दंडा नृत्य है, हाँ। हमारा जो नाटक होता है, रामलीला है, उसके भी डॉक्यूमेंट्री किया हूँ। उसके बारे में मैं काम कर रहा हूँ, उसको भी मैं भेजूंगा मैं कमेंट को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे याद है आप पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, तो आपने एक हमारा जो स्वच्छता गीत था उसको उड़िया में स्थानांतरित किया था, ट्रांसलेशन किया था, अनुवाद यस किया यस, था। या तो उस पर आपने फिर उड़ीसा में जाके कुछ काम किया या वहीं ठंडे बस्ते में चला गया? नहीं, उसका तो क्रेडिट गोज टू यू सर। आपकी का क्रेडिट है। जोशी सर भी उधर उस समय से मैं गया था, और मेरा मन में पहला क्वेश्चन था, मैं तो म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे क्यों बुला जाता है ये संगीत कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल था। उस समय वंदना मैडम जी थे, वो मुझे बोले आपको गाना गाने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको भट्ट जी ने एक गाना लिखे हैं, उसको आप ट्रांसलेशन करेंगे उड़िया में। तो उसके बाद मैं टिकट किया और मैं गया परमिशन लेकर। तो उसमें मेरा लाइफ में ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। मेरा लाइफ में सीसीआरटी का जो स्वच्छता गाना, वो जाना 5 डेज मेरा लाइफ में अनफॉरगेटेबल है, क्योंकि मैं अभी तक की मैं नहीं प्लेटफॉर्म नहीं पाऊंगा लगता है मुझे ऐसे माहौल, क्योंकि गाना में इन्वॉल्व 5 डेज में म्यूजिक के साथ में रहा, जाके मेरा म्यूजिक के फिर पूरा टोटल अपोजिट है। उस समय जो 5 दिन में जो स्वच्छता गाना मेरा लाइफ में एक मोड़ो लाया था। और सफा करीबू सफा करेंगे जो गाना था भट्ट जी का, उधर आप सफा करीबू ऐसे गाना था। वो सफा करीबू सबको याद में रह गया। अभी भी हमारा जो दोस्त है, हमारा फ्रेंड है, शर्मा मैडम है, वंदना मैडम है, भट्ट सर है, म्यूजिक सर है, हमारा जोशी सर म्यूजिक सर डायरेक्टर, बहुत सारे सब हमारे जो पार्टिसिपेंट थे, सब बोलते सफा करीबू। वो अभी भी मेमोरेबल हो गया, क्योंकि एक्चुअली हमारा उड़ीसा संस्कृति कला का देश है। हमारा उड़ीसा सब क्षेत्र में आगे में है, सब आगे है, जगन्नाथ का धाम है। उड़ीसा का हम प्राइड फील करते हैं कि हम एक ओडिया हैं, और हमारा उड़ीसा का सबके साथ एंजाइटी रहता है कुछ करने के लिए। सब काम में हमारा उड़ीसा आगे में रहता है। और मैं तो एक काउंसलर हूँ, काउंसलिंग तो करता हूँ। जब उस दिन मैं काउंसलिंग किया था, देखिए जितना भी पार्टिसिपेंट है, जितना भी स्टेट से आए थे हमारा डीआरपी सर, लेकिन मुझे मेरा नाम सबके पास आ गया, सफा करीबू। क्यों? दिस इज यूनिक फॉर मी। और थैंक्स टू आवर डायरेक्टर सर, एक्सीलेटर डॉक्टर भट्ट सर। ओके सर। जी जोशी सर कुछ बोल रहे। ज्ञानचंद जी, हिंदी यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ हिंदी, नो? समझते हैं आप ना थोड़ी बहुत हिंदी? एंड इंग्लिश आई अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड 100% अंडरस्टैंड सर, बट स्पीकिंग 50% 60% होगा, क्योंकि हम उड़िया वाले जब हिंदी बोलते। हिंदी में 2 शब्द हैं, एक है साफ और एक है सफा। तो जब आप करेंगे सफा करेंगे तो सफा मीन्स यू वाइप अप एवरीथिंग, वाइप आउट एवरीथिंग, सफा कर दिया। वर्ड है साफ करीबू, नॉट सफा करीबू। सफा करीबू जो है वो गलत मीनिंग है। सफा करीबू मीन्स दैट यू आर ट्रैम्पलिंग ओवर अदर्स एंड यू आर वाइपिंग देम आउट। तो यू आर नॉट वाइपिंग देम आउट, यू आर कोएग्जिस्टिंग विद देम, राइट? तो सफा करीबू है, साफ करेंगे, नॉट सफा करीबू, साफ। हाँ, नॉट सफा। सफा का आप गलत, ओडिया में सर साफ करेंगे। हाँ, साफ करीबू, नॉट सफा करीबू। उनकी सुन लीजिए, उन्होंने उड़िया में इन ओडिया सफा, उड़िया में मीटर में, उड़िया में साफ करीबू ठीक आता है ना। सफा करीबू ठीक है, लेकिन सफा का मीनिंग गलत हो जाएगा ना। सफा करीबू सफा। और जैसे सर हिंदी में आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उड़िया में उनका कहना है कि वो साफ करेंगे को सफा करीबू ही ठीक बैठता है। उड़िया में उनका ये कहना है। आप हिंदी के संदर्भ में ठीक कह रहे हैं यार। हम ये हिंदी भाषा बोले, सफा करीबू मतलब सबको साफ कर देंगे।
वो उड़िया में है सर, सफा करीब, हिंदी में नहीं है, सफा करीब नहीं उड़िया नहीं में। नहीं नहीं, वो मेरे भाई उड़िया जो में अलग होता है सर। हमको याद है, आपने इतनी मेहनत की थी उस गाने को ट्रांसलेट करने में, और आप पहले शेकी थे, पहले थोड़ा शेकी थे, बट यू आर ए लैंग्वेज टीचर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड यू। इसीलिए आपको बुलाया गया था कि आप डीआरपी ओके थे, सर। आपकी उड़िया भाषा बहुत अच्छी थी, है ना, तो इसीलिए आपको बुलाया और आपने बहुत अच्छा काम सर किया। सर वो गाना आप कह रहे हैं कि काफी चला, सर काफी थैंक्स हिट सर, हुआ, योर अच्छी लव एंड बात, ब्लेसिंग सर। एब्सोल्युटली। इस सर शो सर में कई बार कई शिक्षक आए सर, ज्ञानचंद जी, जैसे तमिलनाडु में और एक और स्टेट थी, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, उन दो स्टेट्स के टीचर्स ने बताया कि जो ये उन भाषाओं में अनुवादित गीत था, उन्होंने इनाम जीते वहां इस गाने पर परफॉर्मेंस करा के बच्चों को। तमिलनाडु का तो मुझे याद है सर, दूसरा एक और किसी स्टेट से ये बात आई थी, कन्नड़, मुझे याद कन्नड़ नहीं का, आ मलयालम का हुआ। रहा। नहीं, वो आ हाँ, गए थे, कन्नड़, केवी प्रसाद आए थे ना, तो तेलुगु में उन्होंने किया था, तेलुगु में तेलुगु में। जीता, तेलुगु सर में सर जीता। सर हाँ। तो आपने आपने कुछ काम किया फिर वहाँ उड़ीसा में जाके, इस पर आगे कुछ किया बच्चों के साथ, अपने अ, स्कूल में कुछ किया? मैं तो मेरा स्कूल में किया हूँ, क्योंकि तो और अदर स्कूल में नहीं किया हूँ उसके बाद गाना को, जी जी। क्योंकि हम वेट करते करते टाइम हो गया। हम कुछ उसके बारे में तो मेरा स्कूल में किया हाँ, हूँ। वो सीसीआरटी को करना था उसको पूरा काम, लेकिन दुर्भाग्यवश सीसीआरटी नहीं कर पाया उसको पूरा। तो वो हम सबका और पूरे सर एक समुदाय का नुकसान रहा। खैर, आप हर साल अप्रैल के महीने में एक सम्मेलन कराते हैं सर, जो सेमिनार जिसे आप बोलते हैं, एजुकेशनिस्ट को लेकर के शिक्षाविदों को बुलाते हैं, टीचर्स को बुलाते हैं उड़ीसा में। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, हमारे इस शो के बहुत सारे दर्शक और जो एक्सपर्ट के रूप में इस शो में आए हैं, हम चाहेंगे कि वो भी सर आपके सेमिनार में आए और हम सब लोग वहां पर मिले, कभी उड़ीसा में आपके जगन्नाथपुरी में या जहां आप हैं बुद्ध में। तो वो कब से आपने शुरू सर किया, क्या क्या आप उसमें करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। सर सर, ये जो ज्ञान प्रकाश एजुकेशनल मैगजीन की तरफ से जो एनुअल फंक्शन होता है, वो एनुअल फंक्शन के टाइम में हम नेशनल लेवल सेमिनार करते हैं। एनसीईआरटी से आते हैं प्रोफेसर लोग आते हैं, और हमारा डीआरपी सर आते हैं, डीआरपी लोग आते हैं सर, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते हैं, और स्टूडेंट भी आते हैं, पीजी स्कॉलर, एमफिल स्कॉलर सब आते हैं। एक नेशनल लेवल सेमिनार का ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि उस समय जो फंक्शन होता है, ऑल ओवर इंडिया का सब स्टेट से हमारा पास हमारा गेस्ट आते हैं, और एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। पहला हमारा जो शुरू हुआ था गाइडेंस काउंसिलिंग का ऊपर हुआ था, और धीरे धीरे हम ज्यादातर अब कल्चर को ध्यान दिए। मुझे बोलते हैं सर कल्चर क्यों करते हैं, क्योंकि कल्चर एजुकेशन जो होता है, मैं तो सीसीआरटी से जुड़े रहा हूँ, सीसीआरटी का वर्क कर रहा हूँ, और एजुकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कल्चर। हम जो पहले मैं जो अभी शुरुआत में शुरू किया था, शिक्षा, शिक्षा हमारा अंतर्दृष्टि को दिखाता है, हमारा संस्कृति को बढ़ाता है, हमारा कल्चर को याद दिलाता है। तो कल्चर एजुकेशन के बिना शिक्षा अधूरा रहता है। तो कल्चर एजुकेशन कैसे डेवलप होगा, और इसके इसीलिए मैं ज्यादातर कल्चर के बारे में ध्यान देता हूँ, और नेशनल सेमिनार का ऑर्गेनाइज करता हूँ ज्ञान प्रकाश की तरफ से। हमारा जो एडिटर है सरोज कुमार साहू सर हैं, और पब्लिशर सस्मिता मिश्रा मैडम ने हैं, उनके साथ मिलकर डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा सर है, मेरा गाइड है, वो इसमें सहयोग करते हैं। हमारा ऑल डीआरपी लोग आते हैं, और एजुकेशनल काउंसलर आते हैं, हमारा निफा का भी कार्यकर्ता आते हैं, और हमारा जो ज्ञान प्रकाश का एक परिवार होता है, ये मेरा एक्चुअली ज्ञान प्रकाश मेरा नहीं है, ज्ञान प्रकाश सबका है, आवाज है। ये सब हमारा जितना भी मेंबर है, सब डिस्ट्रिक्ट का, उड़ीसा का सब डिस्ट्रिक्ट का, इंडिया का सबसे आकर एक हमारा फंक्शन बजाते हैं, उसका वार्ता उत्सव करते हैं। उसके साथ साथ हमारा ऑल इंडिया का जो कल्चर होता है, संस्कृति का लेन देन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और सबको मिलाकर जम्मू से कश्मीर, कन्याकुमारी, भारत वन और इंडिया में कल्चर का कैसे विकास होगा, कल्चरल एजुकेशन का कैसे डेवलप होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और इस बहाने में हम अभी तो कोरोना का कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है, रूल रेगुलेशन जारी है, जब फ्री हो जाएगा फिर हम करेंगे। आप सभी का अभी इस चैनल के पर इस शो से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सबका पदार्पण होगा, सबका आशीर्वाद सहयोग होगा हमारे प्रोग्राम में, और इंडिया को नंबर 1 बनाएंगे, कल्चर का देश बनाएंगे, हमारा देश सबसे आगे होगा। धन्यवाद।
जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, दर्शकों उनकी हिंदी थोड़ा-सा मैं बेहतर समझ पाता हूँ क्योंकि मैंने साथ में दिन बिताए हैं उन सतपति जी के। वो ये कह रहे हैं कि अभी कोविड की वजह से वो सेमिनार इस साल नहीं कर पाए अप्रैल में, हर साल अप्रैल में करते हैं और जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, स्थिति सामान्य होगी, तो वो सेमिनार करेंगे और आप सभी लोग लगातार इसमें आमंत्रित हैं। आप उस सेमिनार में आइए, आप सबका स्वागत है, ये सतपति जी हम सबको कह रहे हैं। तो आपने एक ज्ञानचंद का एक यूट्यूब चैनल भी चलाया है सर, उसमें आप बता रहे थे कि 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उसको लोग देख रहे हैं लगातार। उसमें आप क्या-क्या कंटेंट शेयर करते हैं? ओके सर, देखिए ये जो कोरोना कोविड-19 आ गया, मार्च अप्रैल में शुरू हो गया, तो हम सोचे और ये कुछ दिन में चला जाएगा, अभी तो आ रहा है फिर चला जाएगा, हमको इमेजिन नहीं था। तो अप्रैल में जब हमारा जो हार्ड कॉपी बंद हो गया, मार्च मार्च में, अप्रैल में, जून, ये 3 महीना हम रामायण महाभारत देखा। तो इसलिए मैं हनुमान के बारे में बोल दिया आपको अभी, क्योंकि ऑनली रामायण महाभारत मेरा टाइम गुजर गया, क्योंकि हो जाएगा जून में आ जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में कोरोना खत्म नहीं हुआ। तो मेरा सोच में आया, नहीं नहीं ये भी शुरू हो जाएगा यूट्यूब चैनल। ज्ञान प्रकाश का यूट्यूब चैनल शुरू हुआ। पहला ट्रक था मेरा और हमारा एडिटर सरोज कुमार साहू सर का। जब शुरू हुआ उस समय हमारा कंटिन्यू चालू रहा, कंटिन्यू कर रहा है। अभी 3 लाख व्यूज हो गए, 25,000 सब्सक्राइबर भी हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग है, ज्ञान प्रकाश सबको पता है। और ये कंटिन्यू चल रहा है। और अभी इसमें हम देते हैं, योगा देते हैं, हिंदी में देते हैं, उड़िया में देते हैं, ऑल टाइप का कंपटीशन करते हैं। इलोकेशन कंपटीशन, पेट्रोटिक सॉन्ग कंपटीशन, ओडिसी कंपटीशन, क्लासिकल कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन बच्चे लोग का चल रहा है। अभी 15 to 16 कंपटीशन ऑलरेडी ओवर हो गया ऑनलाइन में। नेक्स्ट हो गया कविता असर, उड़िया में होता है कविता असर। जो कवि पोएट राइटर होते हैं, साहित्यिक बंधु होते हैं, वो कविता असर चलता है। ये रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि अभी जुलाई 3 महीना हुआ है, 3 महीना में 13 कविता असर, मतलब 13 कविता असर में एक कविता असर में 8-9 सेशन रहता है। 13 into 8 इतना कविता असर हो गया। कविता असर चलता है। और योगा होता है, स्पिरिचुअल टॉक होता है, लेक्चर टॉक होता है, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज, इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड वर्क इस चैनल में पोस्ट होता है। और सबका भी प्यार आता है, सबका भी कमेंट आता है, सब भी इसको आदत करते हैं। और सबका ये जो कोऑपरेशन और कमेंट से वो आगे आगे बढ़ता है। और एक्चुअली ये जो कोविड-19 सिचुएशन में हमारा डिजिटल जो वर्चुअल, इसका इम्पोर्टेंस ज्यादा बढ़ गया है। मैं बात कर रहा था एक एजुकेशनिस्ट के साथ, हमारे प्रोफेसर के साथ, कि आफ्टर कोरोना ऑल्सो जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगा, फिर भी हमारा आदत हो गया, ये सबसे इजी हो गया। अभी जोशी सर को मैं बुलाऊंगा, उड़ीसा को नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं अभी नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन अभी देखिए हम बात कर रहे हैं जोशी सर के साथ, हम प्रोग्राम को नहीं आ पाते हैं, लेकिन वर्चुअल जो हो गया, जो ऑनलाइन हो गया, जो लाइव हो जाता है, ये एक्चुअली बहुत शानदार हो गया। कोरोना ने तो हुआ, ये भी बहुत पॉजिटिव कुछ भी हम लाए हैं, ये कोविड-19 सिचुएशन हमको दिए हैं। और मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, जो इंटेलिजेंस होते हैं, जिसको हमें इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल टर्म है, काउंसलिंग का टर्म है इंटेलिजेंस, सबके जब सब स्थिति में adjust in every situation, those person who adjust in every situation is the talented person, इसको हम talented बोलते हैं, जो adjust कर पाता है। तो अभी हम जो भी काम, जो भी प्रॉब्लम आता है, हम एडजस्ट करते हैं। देखिए ये ऑफलाइन हो गया, अभी ऑनलाइन हो गया, इसमें भी हम सर्वाइव करते हैं। ये होता है इंटेलिजेंसी और इंटेलिजेंट पर्सनालिटी। थैंक्स भट्ट सर कि हमारा ये शो में मुझे यूट्यूब के बारे में बता दिया, ज्ञान प्रकाश के बारे में बता दिया, सीसीआरटी के बारे में बताया और काउंसिल के बारे में बताया। लेकिन हमारे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या है, एक्चुअली सीसीआरटी है या काउंसिलर है या रिपोर्टर है, टीचर है। एक्चुअली मैं बहुत क्वेश्चन भी आता है, आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं, आप ऐसे काम कैसे करते हैं? सब सर मैनेजमेंट होना चाहिए, हमको सब सही ढंग से। आज डॉक्टर भट्ट सर के साथ टीचर शो में जो आना है, हमको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये काम करेंगे वो काम करेंगे, सब फिक्स करना पड़ता है। तो हम सबके साथ
जब मिलजुल कर रहेंगे, सोशल बनेंगे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ सर, वी आर आई एम नॉट बॉर्न फॉर माई फैमिली, आई एम बॉर्न फॉर द सोसाइटी। हम सोसाइटी के लिए जन्म हुए हैं, हमारे के लिए नहीं है, हमारा बच्चे के लिए नहीं है, हमारा घर के लिए नहीं है, हम सोसाइटी के लिए बारतू हैं, हमारा जन्म हुआ है। तो ऐसे सोच रखेंगे तो हम कुछ काम कर पाएंगे, हमको बहाना नहीं आएगा, हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारे माने अपॉर्चुनिटी आएगा, और हमारा मंजिल है सोसाइटी का डेवलप होगा, एजुकेशन होगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, कल्चर होगा, सब स्टूडेंट का पास यूनिक क्वालिटी है, इसको प्राउड करेंगे, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, उसको आगे लेंगे, मेन स्ट्रीम को लाएंगे, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो रूरल सर बोल रहे हैं, ग्रामांचल बोलते हैं, रूरल एरिया का पोर और जो बैकवर्ड बोलते हैं एरिया है, उसका कैसे डेवलप होगा, और उसका स्टूडेंट को मैं ध्यान देता हूँ। मैं आपको पहले से बोलता हूँ कि उनके जो मैं काउंसलिंग करता हूँ पैसा नहीं लेता हूँ, उसका फ्री ऑफ सर्विस देता हूँ। और जो पैसा का बात आता है वो भी फिक्स होता है। हमारा जो काउंसलिंग जो सेशन मेरे पास जो क्लिनिक को आते हैं, मेरा ऑफिस को जो आता है, गवर्नमेंट में फिक्स किया है, एनसीएस फिक्स कर दिया है कि इतना पैसा होगा, इतना पैसा आएगा। क्योंकि ये पैसा से ये काउंसलिंग नहीं होता है सर, एक्चुअली ये चीज प्रैक्टिकल हुआ। जैसे एक कोर्स होता है, डिग्री होता है, डिग्री करने के बाद वो डिग्री सर्विस मिलता है। वास्तव में डिग्री पाने के बाद जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा प्रोफेसर जो डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा सर जो है, वो मेरा मार्गदर्शक है, मेरा गाइड है, वो सबको बताते हैं ज्ञान एक्चुअली रियल काउंसलर है, वो प्रैक्टिकल काउंसलर करता है। वो मुझे बहुत आनंद देता है उनका वो बात सुनकर कि, और बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है। और सर जो से बोले कि बाकी जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पर बोलने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, कुछ सेवा देने के लिए, टेस्टिंग हो, टॉक हो, मैं जरूर दूंगा। ये मेरा सोच है और मैं चाहता हूँ सेवा करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपका वक्तव्य रहा। और आपका जो स्पीच सुनते सुनते मुझे लग रहा था कि आप में नेता बनने की भी पूरी संभावना है। बहुत अच्छे स्पीच भी देते हैं, इंटेलिजेंट तो है ही है साथ में सर। थैंक सर। और ये सब टीचर्स का गुण होता है। सर एक सवाल में जानना रह गया कि आप पढ़ाते क्या है विद्यालय में, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैं दो बात बोलता हूँ सबको, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। क्या नहीं बोलता हूँ? मैं सबको बोलता हूँ मैं प्राइमरी टीचर हूँ, कभी भी किसको नहीं बोलता हूँ मैं लेक्चर हूँ, प्रोफेसर हूँ, कुछ झूठ नहीं बोलता हूँ। क्योंकि प्राइमरी टीचर इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, मेरा हिसाब से। हम सब पढ़ाते हैं सर, हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं। इसलिए तो आप बोले हैं मुझे जैसे पॉलिटिकल लीडर जैसे बोलते हैं, क्यों बोले ना, हम बच्चे को सब ज्ञान देते हैं, सब ज्ञान को हम रिसर्च करते हैं। आई एम नॉट कन्फाइंड इन मैथमेटिक्स, आई एम नॉट कन्फाइंड विद बायोलॉजी, आई एम नॉट कन्फाइंड विद लैंग्वेज। हम जो प्राइमरी टीचर, ये मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं प्राइमरी टीचर हूँ। प्राइमरी टीचर सब पढ़ाते हैं बच्चे को। ओके। और सेकंड चीज है, मैं सबको मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम बोलता हूँ, मेरा घर का नाम बोलता हूँ, मेरा परिवार का नाम बोलता हूँ। और जब मैं नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस जाता हूँ, जैसे सीसीआरटी हो, कुछ काउंसलर का मीट हो, जहां पर जाता हूँ, मैं एक चीज बोलता हूँ कि मैं प्राइमरी टीचर हूँ। क्योंकि उधर बहुत सारे टीजीटी होते हैं, पीजीटी होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, और साइकाट्रिक होते हैं, बहुत सारे बड़ा बड़ा प्रोफेशन का लोग होते हैं। उस समय मुझे बहुत प्यार करते हैं, अरे वो अच्छा है, सब एक्चुअली मुझे बहुत प्रेस करते हैं, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं तो हायर एजुकेशन में क्या हूँ, एम इन साइकोलॉजी क्या हूँ, एम इन एजुकेशन, एम इन हिस्ट्री, आपको बायोडाटा वर्ड चीजें पढ़े हैं, बहुत सारे क्या हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं प्राइमरी टीचर हूँ। और सबसे मजा है प्राइमरी टीचर में, क्योंकि मजा है बच्चे के साथ जो शेयर होता है, वो भगवान होते हैं, उसको जो ज्ञान देते हैं उससे प्रोफेसर से नहीं मिलता है, वो यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। इसमें जो प्यार होता है, जो मजा होता है, जो आंतरिक आता है, प्राइमरी टीचर रहता है। और हम समझ गए आपके बातचीत से कि जो बुनियाद है प्राथमिक शिक्षा, वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो नींव की ईंट है एक तरह से प्राथमिक शिक्षा, जिसको आप तैयार कर रहे हैं, बुनियाद आप तैयार कर रहे हैं, जिस पर ऊपर जाके इमारत बनती है। तो हमारा सौभाग्य है कि शो में आप प्राथमिक शिक्षक हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और प्राथमिक शिक्षक को बच्चा कभी नहीं भूलता। आप इस शो में आए हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि एक प्राइमरी टीचर इतने अच्छे तरीके से अपनी बातों को हमारे बीच में आके कहा, आपने हमें समझाया, और आप बड़े बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक सर्वश्रेष्ठ होता है और बादशाह होता है, कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम कार्यक्रम के लेकिन अंतिम सर चरण में हमारा हैं और लेकिन सर जी हमारा जो सोच होता है, हमारा जो जी प्रोफेशन होता है टीचर की, लेकिन मेरा सोच जो होता है, मेरा चिंताधारा जो होता है वो हाई लेवल होता है। मेरा जो फ्रेंड सर्किल है, मेरा जो प्रोफेसर लोग है, मेरा सब हाई लेवल थिंकिंग करना पड़ेगा। वो इसमें हमारा अंतर, जैसे जोशी सर है, हमारा वशिष्ठ जोशी सर है, हमारा बहुत सारे नॉलेजेस पर्सन है, उनके साथ नॉलेज हम लाते हैं और बच्चे को देते हैं, प्रैक्टिकल यूटिलाइज करते हैं। ये मेरा बिल्कुल सौभाग्य भी आपने होता है, ठीक आपके साथ मिलकर, सबके काम कर थिंक कर। सोच बड़ा होता है थिंक सर, सोच छोटा कभी नहीं होता है। थिंक हमारा इंटेलिजेंस कैपेसिटी को ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। जी, और कुछ कहना चाहें तो सर आप कहिए, फिर मैं अपनी बात शो को आगे बढ़ाते हैं, खत्म करते हैं। पहले मैं डॉक्टर डी एन भेट को मेरा आंतरिक नमस्कार, धन्यवाद देता हूँ। जोशी सर को धन्यवाद नमस्कार करता हूँ कि ऐसे शो में एक्चुअली इट इज वेरी इफेक्टिव, प्रेजोर्दी एंड न्यारा है। मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ऐसे डिफिकल्ट टास्क को ऑल ओवर इंडिया में पहुंचते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और आगे कैसे बढ़ जाएगा, जगन्नाथ जी से मेरा प्रार्थना है प्रभु के साथ कि ऐसे प्रोग्राम कंटिन्यू जाए, कंटिन्यू करें। थैंक्स डॉक्टर भट्ट सर। जी धन्यवाद सर। जगन्नाथ जी आपका भी जो है काम आगे बढ़ाएं, आपको आपके कार्यों में सफल करें। मैं आपसे कह रहा था, आपकी जो सोच है वो है कि थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल, तो आप उस दिशा में काम राइट कर राइट रहे हैं, यस। बड़ा सोचते हैं और उसको स्थानीय स्तर पर लागू करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम 7 बजे हमारे 137वें एपिसोड में बहुत ही खास मेहमान हमारे बीच में होंगी। आज हम उड़ीसा के बुद्ध में थे, कल हम दिल्ली में होंगे, राजधानी में। और कल हमारे साथ होंगी दिल्ली की एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत इंटेलिजेंट शिक्षिका विनीता काम्बीरी जी। विनीता जी रेडियो जॉकी हैं, रेडियो के लिए बहुत सारा काम करती हैं, अनाउंसमेंट, एंकरिंग, रिकॉर्डिंग, और भी रेडियो के अलावा भी वो बाहर भी बहुत सारे इस तरह के कला के काम करती हैं। तो वो पूरे दिल्ली में इस काम के लिए जानी जाती हैं, विनीता काम्बीरी जी। कल शाम 7 बजे हमारे साथ होंगी। लेकिन शो को खत्म करने से पहले मैं जोशी सर से निवेदन करूंगा, आज के सवाल का जवाब वो बताएंगे। और आज 136वां एपिसोड है। इससे पहले के 135 सारे एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर आप सबके लिए उपलब्ध हैं। आपसे अनुरोध है, निवेदन है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल विविधा को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुराने एपिसोड जो हमारा एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली शिक्षक के शो में आए हैं, उनको देखिएगा, उनको शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग, जैसा कि अभी हमारे आज के मेहमान ज्ञानचंद सतपथी जी ने कहा था, अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंचे, आंदोलन पहुंचे। तो मैं जोशी सर को आमंत्रित कर रहा हूँ, सर आज के सवाल का जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे जवाब आए हैं सर। जो आपने शुरुआती जवाब था उसके बाद भी कई जवाब आए हैं, और रजनीकांत शुक्ला जी ने दोबारा एक नया जवाब दिया है। तो आप सही जवाब बताइए सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, जो रजनीकांत शुक्ल जी ने पहले उत्तर दिया था, क्या था वो, हुमायूं का मकबरा शायद। जी हाँ, तो वो गलत था। और किसी ने ताजमहल का, किसी ने मुमताज महल का, कुछ नहीं कहा। लेकिन 7:25 पे रजनीकांत शुक्ल जी ने अपने उत्तर को ठीक किया, और वो बिल्कुल ठीक उत्तर था। रहीम का मकबरा जो है वो इसका ठीक उत्तर है। उन्होंने अपनी बेगम के लिए, महू बेगम के लिए बनाया था, लेकिन उसके 30 साल बाद उसमें, उसी मकबरे में, हुमायूं के मकबरे के नजदीक वो मकबरा है जहाँ रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, जिनके हम दोहे पढ़ते हैं, जो बड़े वीर सैनिक थे और जिन्होंने मुगल वंश की कई पीढ़ियों की सेवा की, उनका मकबरा है। तो रजनीकांत शुक्ल जी का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम का जो मकबरा है वो उनकी बेगम के लिए था, लेकिन बाद में उनको वहां दफनाया गया। और ये दिल्ली में हुमायूं टोम्ब के बिल्कुल सटा हुआ है, नजदीकी है हुमायूं टोम्ब से। तो जी रजनीकांत शुक्ल जी को बधाई, और माया ऑप्टिकल्स के प्रति हार्दिक आभार कि उन्होंने इस क्वेश्चन आंसर सेशन को स्पॉन्सर किया है, और उससे रोचकता बढ़ गई है प्रोग्राम में। तो मैं माया ऑप्टिकल्स का भी आभार प्रकट करता हूँ, और मैंने रजनीकांत शुक्ल जी को हार्दिक बधाई।
जी, रजनीकांत जी को हम सबकी ओर से बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि उन्होंने लगातार जवाब दिए, हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, तो नौका पार कर ली रजनीकांत जी ने और आज हाँ का जो सही जवाब अंततः देने में वो सफल रहे। क्योंकि जोशी सर के जो सवाल होते हैं वो गुगली होते हैं, लेग स्पिनर की जो गुगली होती है वो सीधी रह जाती है कई बार, तो बैट्समैन चकमा खा जाता है, वो स्पिन नहीं होती हाँ, वो बॉल तो वो ताजमहल एकदम से आइडिया जो है ना, वो ताजमहल, ताजमहल से नहीं तो हुमायूंस टोम यहीं तक जा रहा है। किसी को विश्वास नहीं होता कि अब्दुल रहीम खान खाना का जो रहीम का जो मकबरा है उसके अंदर 2 कब्रें हैं, एक उनकी बेगम की और उसके एक बाद रहीम साहब की। जी, और कई संस्थाएं दिल्ली में हैं जो बच्चों को वहां ले जाते हैं, वहां रहीम के दोहे गाए जाते हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं डॉक्टर नारायणी गुप्ता जी, मैंने उनको देखा कि वो बच्चों के लेवल पे काम करती हैं। दिल्ली की मॉन्यूमेंट्स की काफी सिद्धहस्त जानकार हैं। वो बच्चों को वहां लेके जाती हैं और वो बच्चों से कहते हैं देखो रहीम जाग जाएंगे यदि तुमने गलत कहा तो बच्चे बिल्कुल ठीक स्पष्ट उच्चारण में, और ये पूरा जो मकबरा है वो लाइव हो जाता है वहां पे। ऐसे कई प्रोग्राम वो करती हैं। वाह! बहुत बढ़िया सर। तो सभी लोग अभी भी लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और अब सबको शुभकामनाएँ दे रहे हैं। तो मित्रों आज के शो के लिए मुझे लगता है कि इतना ही है और कल ठीक 7 बजे दिल्ली से विनीता कामविली जी होंगी, बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षिका है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कल शाम 7 बजे आप हमारे साथ जुड़िएगा द टीचर शो के एपिसोड 137 में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।